अज्यूमिंग कि आप लोगों को फॉर्मूले वगैरह सारे आते हैं, नहीं आते कोई बात नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे फॉर्मूले भी रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो पहला क्वेश्चन नीट 2021 सबसे रिसेंट जो अभी लास्ट ईयर आया हुआ इस चैप्टर में से वो सवाल कर रहे हैं। क्या देखो, NaCl, HCl और CH3COONA का आपको क्या दिया हुआ है, मोलार कंडक्टेंस या मोलार कंडक्टिविटी भी वो दे सकता था, कंडक्टेंस भी दे सकता था, यहाँ कंडक्टेंस दिया है, कंडक्टिविटी देना चाहता तो भी चलता, ठीक है। जब आपको मल्टीपल कंपाउंड्स के मोलार कंडक्टेंस की वैल्यू दी रहे, क्या दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, मल्टीपल कंपाउंड्स के मोलार कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस की वैल्यू दी रहेगी और किसी एक कंपाउंड का पूछेगा तो आंख बंद करके हिंट समझ जाना है कि क्या लगाना है, कोलरॉश लॉ, क्या लगाना है, क्या हिंट मिल रहा है अपने को, क्या लगाना है यहाँ पे, कोलरॉश लॉ। और कोलरॉश लॉ हमने थियोरी में बहुत अच्छे से सीखा था, इसका मैंने आपको तभी भी हिंट दिया था कि जैसे आप ये समझ जाओ कंडक्टेंस, ठीक है, और इसमें मैंने एक आपको कीवर्ड बोला था, वो कीवर्ड बोलूंगा तो तुरंत क्लिक हो जाएगा, तुरंत याद आ जाएगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। याद आ रहा है, मैंने एक वर्ड बोला था इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब क्वेश्चन में वर्ड आ जाए इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कॉन्सेंट्रेशन, क्या वर्ड आ जाए, कॉन्सेंट्रेशन एकदम जीरो हो गई लगभग, है ना, या डाइल्यूशन बहुत ज्यादा हो गई है, यही बात है, तब आप आंख बंद करके कोलरॉश लॉ लगाओगे। अब आंसर एकदम आसान है, क्या बोलता है, NaCl है, HCl है, CH3COONA, और आपको किसका पूछा हुआ है बच्चों, चेक करो किसका पूछा है, CH3COOH यानी एसिटिक एसिड का कंडक्टेंस पूछा है। समझ में आया क्या, 3 कंपाउंड का दिया है, एक कंपाउंड का पूछा है, फैक्ट फंडा समझ में आया क्वेश्चन का। अब मुझे बताओ CH3COOH में आपको कौन से आयोन्स का, ध्यान से सुना, कौन से आयोन्स का कंडक्टेंस काम आएगा, बताओ कौन से आयोन्स का कंडक्टेंस काम आएगा। या देखो H प्लस चाहिए और CH3CO माइनस चाहिए, बरोबर, क्या बोल रहा हूँ, H प्लस और CH3CO माइनस, ये आयोन फॉर्म है एसिटिक एसिड का। तुमको H प्लस कहाँ से मिलेगा, HCl से, CH3CO कहाँ से मिलेगा, इससे, मतलब दिस प्लस दिस, समझ गए, ये तुमको H देगा, ये CH3CO देगा, समझे। और NaCl का कोई जरूरत है क्या, मेरे को फाइनल में Na या Cl कुछ भी चाहिए क्या, बोलो, नहीं चाहिए, तो जो नहीं चाहिए उसको क्या करने का, माइनस, उसको सबट्रैक्ट करने का, और जो चाहिए उसको क्या करने का, ऐड, समझ गए। फिर से लॉजिक समझो, बहुत सिंपल है, क्या चाहिए मेरे को, CH3CO चाहिए, दिस वन आई वांट, तो उसको क्या करेंगे, ऐड। H हाइड्रोजन चाहिए, यस ये रहा H, क्या करेंगे, ऐड। NaCl चाहिए क्या फाइनल में, क्या सोडियम चाहिए, क्लोरीन चाहिए, दोनों है इसमें, नहीं, तो इसको क्या करेंगे, माइनस, समझ गए। सो दिस प्लस दिस माइनस दिस, बोलो हाँ या ना। अब आंसर आ गया, अब आंसर आ गया है ना। ऐसा कर रहा हूं मैं, लैम्बडा ऑफ CH3COH, लैम्बडा नॉट का मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इज इक्वल टू लैम्बडा नॉट ऑफ CH3CONA प्लस लैम्बडा नॉट ऑफ HCl, किया मैंने दोनों को ऐड, और माइनस लैम्बडा नॉट ऑफ NaCl, क्लियर हो गया, सिंपल। अच्छा, आपको सरप्राइज होगा ये जान के बच्चों कि ये नीट 2021 का क्वेश्चन है, पिछले साल का, बरोबर है। लास्ट ईयर ही जेई में भी सिमिलर क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से, वहां उन्होंने बोला ये और ये 3 चीजें दी हुई हैं, ये आंसर है, तो आपको कौन से और सॉल्ट का कंडक्टेंस चाहिए, तो वो उसमें आंसर NaCl था। इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट करके जेई में भी पूछा था मेंस में, ठीक है, कुछ नहीं, बहुत सिमिलर सेम टाइप क्वेश्चन पूछा। अब आंसर बता दो, वैल्यूज आपको मालूम ही है क्या है, 126.45, 426.16 और 91, यही है ना। तो 126 NaCl का उसको माइनस करना है, 426 और 16, ये ठीक है, तो दिस इज 426.16 प्लस 91 माइनस 126 पॉइंट कितना, 45, ये आपका आंसर है। चलो कैलकुलेशन करो, कितना आया, 390 पॉइंट करके देखो, माइनस कितना आ रहा है, 390.71, आ गया आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इज दैट क्लियर, सिंपल इनफ टू आंसर। अच्छा, ये हेस लॉ की तरह है क्या थर्मोडायनेमिक्स के, हाँ, वहां पर भी मल्टीपल इक्वेशन दिए रहते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट करके प्लस माइनस करके फाइनल इक्वेशन बनाना होता है। इज दैट क्लियर, बोलो हाँ या ना। ओके, अगला सवाल सिमिलर, देखो सेम मोलर कंडक्टिविटी पे ही नीट 2021 में पिछले साल सेम टॉपिक से 2 सवाल पूछ लिए, देख लो। फिर से वही फंडा है, ये 007
0.007 मोलार, यानी कि आपको कॉन्सेंट्रेशन दी है सी, मोलार दिया मतलब मोलारिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन दिया, बोलो हाँ या ना। इतना उसका कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कि Ka पूछ रहा है। देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, एसिड है तो Ka, बेस होता तो Kb, वाटर होता तो Kw, बरोबर, ये तो हमने सीखा हुआ है, मालूम है अपने को। जबकि उसने ये भी आपको दिया कि इंडिविजुअल आयंस यानी H और CH3CO माइनस की इंडिविजुअल आयंस की वैल्यू क्या है, ये है इंडिविजुअल आयंस की वैल्यू, ये है। बात समझ में आई? फिर से समझो क्या बोलता है वो बोल रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस मच कॉन्सेंट्रेशन एसिटिक एसिड इज दिस, यानी कि ये C है और ये लैम्डा है। वो बोल रहा है Ka की वैल्यू बताइए, सिंपल इनफ है ना। दो सिंपल फॉर्मूले, दो सिंपल फंडे, ठीक है। फंडा क्या बड़ा इंपॉर्टेंट है, फंडा सिंपल है। अभी फंडा आपको समझेगा, अगर मैं एक वर्ड को हाईलाइट करूंगा तो आप बोलोगे हाँ सर हमने ध्यान नहीं दिया, हमारी गलती थी, हमको ध्यान देना चाहिए था उस शब्द पे जो ऑलरेडी आपने पिछले क्वेश्चन में बताया। कौन सा शब्द है वो? क्या यहां पर मोलर कंडक्टिविटी दी है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिया है? सिर्फ मोलर कंडक्टिविटी दी है ना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन शब्द लिखा है क्या? नहीं, लेकिन यहां पर ये नॉट साइन बना है, नॉट साइन मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे। समझे? फर्क समझ में आया? ये कैसा है? एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, ये जीरो लिखा है और नॉट लिखा है बोले तो एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, ये पहचानने आना चाहिए पहले। फंडा समझ में आया क्या? चेक करो, फंडा बोले तो लैम्डा और लैम्डा नॉट का डिफरेंस, समझा? लैम्डा क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, बोलो हाँ या ना। और लैम्डा नॉट क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एनी कॉन्सेंट्रेशन जीरो कॉन्सेंट्रेशन। ये पहला फंडा है, सिंपल फंडा है। और दूसरा सिंपल चीज है भाई, इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या था? लिख के दिया है शीट में, लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट। क्या लिख के दिया है? लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट इज योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या पूछा है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और दूसरा हमने इक्विलिब्रियम में, बेसिक जो आयोनिक इक्विलिब्रियम में एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी। Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है जरा देखना। क्वेश्चन में पूछा है Ka, ये ढूंढना है ना, ये ढूंढना है। तो Ka का फॉर्मूला क्या है? अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा कब यूज करने का, कब नहीं यूज करने का। अगर इसको लेके कंफ्यूज हो तो वो भी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, अभी टेंशन मत लो। इस क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इसको 5 स्टार करना। ये एक सवाल में 2-3 अलग अलग फंक्शंस, 2-3 अलग अलग फंडे भी हैं, कॉन्सेप्ट जो बहुत सारे क्लियर होंगे इस सवाल से। तो मुझे जरा सोच के बताओ बच्चों, ध्यान से सुनो। मेरे को क्वेश्चन में ये दिया है, यस, ये मैं ढूंढ सकता हूं कैसे? इन दो वैल्यूज को ऐड करके ये दोनों मिल जाएगा तो अल्फा निकाल लूंगा। कॉन्सेंट्रेशन मेरे को दिया है तो मैं Ka कैलकुलेट कर लूंगा। फंडा समझ में आया? उसके क्वेश्चन पूछने का फंडा समझ में आया क्या? बोलो हाँ या ना। पहले क्वेश्चन को समझ लो अच्छे से। दे हैव गिवन मी डायरेक्टली मोलर कंडक्टिविटी, दे हैव गिवन मी दिस इनडायरेक्टली, कैसा? इंडिविजुअल आयंस का दिया, मैं ऐड करके आंसर ले आऊंगा। तो उस इन दोनों को डिवाइड करके मेरे को अल्फा आ जाएगा, और अल्फा और कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है तो अल्फा स्क्वायर सी और 1 माइनस अल्फा से मेरे को Ka, यही मेरे को उसने पूछा है। थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, टाइम कंज्यूमिंग है, बट आसान है ना। और खास करके ये जो डिनोमिनेटर है इसमें अगर कंफ्यूज हो तो इसका कंफ्यूजन अभी दूर कर देता हूँ, टेंशन मत लो। हाँ, पहले एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो मुझे ये बताओ पहले कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होगा। तो कोलरॉश लॉ क्या बोलता है कि भाई लैम्डा नॉट ऑफ ए बी इज लैम्डा ऑफ ए प्लस लैम्डा ऑफ बी, यही बोलता है। अब मुझे बताओ तुमको किसका चाहिए? एक ही तो ये दिया है ना तुमको कंपाउंड, कौन सा? एसिटिक एसिड। बताओ CH3CO माइनस प्लस H, ये दोनों को ऐड करूंगा तो लैम्डा नॉट बन जाएगा। आप बोलोगे हाँ। तो पहले मैंने क्या निकाल लिया? लैम्डा नॉट। क्या निकाल लिया मैंने? लैम्डा नॉट निकाल लिया। किसका? एसिटिक एसिड का। कैसे निकाला? हाइड्रोजन और एसीटेट को ऐड किया। कितना दिया क्वेश्चन में? 350 प्लस 50, समझ गए? कितना आया वैल्यू? 400। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन को पढ़ो फिर से। वो बोलता है तुमको लैम्डा का वैल्यू है 20,
लैम्डा नॉट का वैल्यू है 400, मिल गया। अब तुम अल्फा निकाल लोगे, बोलो हाँ या ना। इज 20/400, बोलो यस और नो बच्चा लोग। 20/400। कैलकुलेशन विल नॉट बी डिफिकल्ट, डोंट वरी अबाउट इट। 2 ज़ा 20 ज़ा 1/20 कितना हुआ? 1/20। 1/20 मतलब कितना हुआ बोलो? 1/2 होता तो 0.5, 1/20 हुआ तो 0.05। यस, इसको 5 × 10⁻², ऐसा लिख दूं, स्क्वायर करने में आसानी होगी, स्क्वायर करने में आसानी होगी। अच्छा, अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच बात, कुछ क्वेश्चंस में मैं हमेशा बोलता हूं कि 1 - अल्फा नहीं लिखने का, कुछ क्वेश्चंस में बोलता हूं 1 - अल्फा लिखने का। सवाल क्या है, कब लिखने का कब नहीं लिखने का? सर हम कंफ्यूज रहते हैं, तो क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर ऐसा आप बोल सकते हो, हाँ नीट लेवल का सवाल बना है, क्योंकि यहां पर गड़बड़ होती है। देखो, अगर अल्फा लेस देन 0.05 होता, क्या होता? लेस देन 0.05 होता, तो तुम 1 - अल्फा नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि 1 - 0.04 समझो होता, मतलब 0.05 से कम, तो वो ना के बराबर, वो नेग्लिजिबल होता, तो इसको मैं 1 ही मान लेता, तो मैं इसको पूरा एलिमिनेट कर देता, कोई टेंशन नहीं। लेकिन 0.05 से ऊपर को मैं सिग्निफिकेंट मानता हूं, समझे क्या? तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी, अगर ग्रेटर, मैंने साइन गलत, हाँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 हुआ, 0.05 हुआ, तो काउंट करने का। क्या यहां पे इक्वल टू 0.05 है? हाँ, तो गिनना पड़ेगा, समझ गए? अगर ये 0.04 आता तो मैं ये डिनोमिनेटर को गिनता नहीं गिनता। क्लियर हो गया? अब आंसर आ गया। अब आंसर बहुत डायरेक्ट है, ऑब्वियस है, बोलो क्या आएगा? बोलो के इज अल्फा स्क्वायर सी, अल्फा इज व्हाट? 5 × 10⁻² द होल स्क्वायर। कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है बच्चों क्वेश्चन में? कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.007, है ना, जेम्स बॉन्ड कॉन्सेंट्रेशन दिया है 7 × 10⁻3। मैं कैमरा हटा रहा हूं ताकि कैलकुलेशन दिखा, अपॉन 1 - 0.05। यस, ये मेरा आंसर आ रहा है क्या कहते बच्चों? बोलो हाँ या ना। अब फाइनल कैलकुलेशन करके आंसर ले आओ, चलो फटाफट। कितना आएगा? 25 × 10⁻4 × 7 × 10⁻3 अपॉन कितना आ रहा है? 0.95, बराबर 95, तो क्लोज टू 175 आ रहा है क्या? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, जस्ट लेट मी चेक। नीचे 175 × 10⁻7 आ रहा है, ऊपर आ रहा है, और डिवाइड बाय 0.95 करेंगे तो 1.8। 1.8 ऐसा ऑप्शन है क्या? नहीं, 1.8 है ही नहीं। मतलब वो लोग ने क्या किया मालूम है? इसको 1 ही कंसिडर करके राउंड ऑफ किया है, समझे? ऑप्शंस में इसको वो लोग ने क्या किया? इसको 1 ही कंसिडर करके राउंड ऑफ कर दिया। खुद ही आसान, मतलब और आसान कर दिया उसने आपका काम। तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, समझो, मान लो, कंसिडर एज 1। तो 175 × 10⁻7, तो 1.75 × 10⁻4 या -5? -7 का तुमने 2 डेसिमल प्लेस यहां पर शिफ्ट किया, तो -5, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लियर? समझ में आया? यस। 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इसमें फंडे समझ में आए। पहला फंडा ये कि भाई लैम्डा और लैम्डा जीरो का फर्क समझ में आया। दूसरा फंडा कि भाई इसका अल्फा का फॉर्मूला क्या है विद रिस्पेक्ट टू डिसोसिएशन, सॉरी, मोलर कंडक्टिविटी। और तीसरा कि भाई के ए का फॉर्मूला क्या है। अब ये दोनों फॉर्मूले तो हैं, ये तो आयोनिक इक्विलिब्रियम में यूज होते भी हैं, ये तो यहाँ पे इस चैप्टर में भी यूज होगा, आयोनिक में भी यूज होगा, बट ये फंडा है ना दोनों का, ये समझना जरूरी है। और हिंट क्या था क्वेश्चन में? देयर वाज नो वर्ड सच एज जीरो कॉन्सेंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आपको दिख गया? वर्ड उन्होंने दिया ही नहीं था। क्लैरिटी? यस, बढ़िया सवाल। अगला 2020 का सवाल क्या बोलता है? ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। प्लैटिनम इज इनर्ट इलेक्ट्रोड, बोलो हाँ या ना। प्लैटिनम इज इनर्ट इलेक्ट्रोड, यस। तो प्लैटिनम जो है वो पार्ट नहीं लेगा, है ना।
ओके तो इसमें वो पूछ रहा है कि आपका जो गैस है या प्रोडक्ट है ऑब्टेन्ड एट एनोड वो क्या रहेगा। तो इसकी सॉल्विंग कैसे करनी है अपने को, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, सल्फ्यूरिक एसिड करना है। उसने सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में अपने को दी हुई है। सल्फ्यूरिक एसिड है, इलेक्ट्रोड किसका है, प्लैटिनम का है। तो सिर्फ क्या लिखने हैं, एनोड और कैथोड के रिएक्शंस लिखने हैं, सीधी बात है ना। अच्छा ये डाइल्यूट है, कैसा है देखो, ये भूलना मत, कैसा है डाइल्यूट, मतलब पानी भी है तो सल्फ्यूरिक एसिड भी डिसोसिएट होगा और पानी भी डिसोसिएट होगा। क्लियर। तो जब भी आपको कोई सॉल्ट, कोई इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन आए, ऐसा एक बहुत पॉपुलर वाला हमने थियरी में किया था, आपको याद होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl एंड एक्वस NaCl, एक बार पानी में और एक बार सिर्फ मोल्टन, है ना। तो जब पानी में होता है यानी डाइल्यूट होता है तो वाटर को भी कंसिडर करना है। यस चलो, तो हमारे पास रिएक्शंस पहले कैसे होंगे जरा देख लें। पहले हमारे पास H2SO4 जो है उसका डिसोसिएशन होगा, तो वो H+ और SO4 2- में स्प्लिट होगा। ये बात बरोबर है क्या, ठीक है। पानी जो है हमारा वो किस में स्प्लिट होगा, वो भी हमारा H+ और OH- में स्प्लिट होगा, ये भी ठीक है। तो अब हमारे पास दो पॉजिटिव आयोन्स हो गए और दो नेगेटिव आयोन्स हो गए, बरोबर। पॉजिटिव आयोन्स बोले तो कैटायन, नेगेटिव आयोन्स बोले तो एनायन। क्लियर है। अच्छा अभी एनोड पे उसने पूछा है, किस पे पूछा है, एनोड पे। तो अपन टाइम पास नहीं करेंगे, अपन सीधा एनोड पे जाएंगे, मतलब अपन एनायंस को चेक करेंगे। अगर वो कैथोड पूछता तो मेरा लाइफ इजी होता, क्योंकि कैथोड पे हाइड्रोजन ही निकलने वाला है, कोई टेंशन नहीं है। कैटायन कैथोड पे ही जाएगा, दोनों साइड, दोनों में केस में हाइड्रोजन ही है। प्रॉब्लम कहाँ आता है आपको, सल्फेट या OH, कौन जाएगा एनोड के पास। झगड़ा चल रहा है सल्फेट और OH में, जैसा तुम तुम्हारे भाई बहन के साथ झगड़ते हो विंडो सीट के लिए, कार में बैठे हो तब, तो इनको भी झगड़ा करना है कि भाई एनोड पे मैं जाऊंगा, नहीं मैं जाऊंगा। तो कौन जीतेगा और कौन रिलीज होगा, तुमको ये पूछा है। सवाल समझ में आया क्या, पहले ये बताना। सवाल समझ में आ गया, यस। तो कैथोड पे तो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, इसकी तो आपको टेंशन लेने की बात ही नहीं है। एनोड पे किसकी टेंडेंसी है रिड्यूस होने की, तो ये आप फंडा याद रखना कि आपकी OH की टेंडेंसी है बेटर, है ना। OH सॉरी रिड्यूस नहीं, ऑक्सीडाइज। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है ना। तो यहां पर OH की टेंडेंसी, इसकी हायर टेंडेंसी है एनोड पे जाने की। तो सल्फेट और OH में से कौन जाएगा, बोलो, OH जाएगा। अब OH जाएगा और लॉस करेगा कि गेन करेगा, भाई एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस, ये तो पता है ना, ये ट्रिक तो बचपन से पढ़ाई हुई है। क्या, ऑयल रिग, ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन ऑफ व्हाट, लड्डू पेड़े नहीं, इलेक्ट्रॉन्स, है ना, राइट। तो यहां पर OH जाएगा तो क्या निकलेगा, तो भाई आपका बैलेंसिंग आप कर लो फटाफट। 4 OH आप लेके जाओगे, उसमें से आपके 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, एक O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकल जाएगा और 2 H2O निकल जाएंगे। सिंपल, ठीक है, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन, मैं क्या करूं बैलेंसिंग में, 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, यस ठीक है। तो क्या गैस रिलीज हुई, बोलो, ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई, O2 गैस। तो कैथोड पे, तो इन कंक्लूजन अगर सिंपल भाषा में एकदम आसान बिना कॉम्प्लिकेट किए बात करनी है, तो कैथोड पे H2 गैस और एनोड पे O2 गैस। समझ गए क्या, इजी, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, करेक्ट। अगला सवाल, नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। इसका क्वेश्चन का मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा, 10 सेकंड में आंसर आएगा, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं, कोई नाटक नहीं, ठीक है। खास करके अगर आप देखो NCERT में भी बहुत लंबा लंबा फॉर्मूला दिया है, स्टेट बुक में भी बहुत लंबा लंबा फॉर्मूला दिया है इसका, ठीक है, कि आप मोल रेशियो निकालो, नंबर ऑफ मोल्स पता करो, ग्राम्स निकालो, ऐसे तो आपको 10 मिनट लग जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, फालतू है, आएगा आंसर बट लंबा हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको सिंपल सी बता देता हूं ट्रिक, क्या बता देता हूं, सिंपल सी ट्रिक। आप सिंपल ट्रिक ये याद रखेंगे, 1 फैराडे को आप इक्वेट कर लेंगे 1 इक्विवेलेंट वेट से। क्या क्या करेंगे बच्चों, 1 फैराडे को आप इक्वेट करेंगे, किससे इक्वेट करेंगे, 1 इक्विवेलेंट वेट से। आपको पता है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, अगर नहीं मालूम तो सीखो। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, वो होता है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। क्या होता है, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। अगर आपको ये पता है तो आपको सब आता है, इसमें कोई टेंशन नहीं। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी।
अब CaCl2 को देखो, आप ओरली कर सकते, पेन पेपर की जरूरत ही नहीं है, ओरली कर लोगे। आप बोलोगे सर CaCl2 में कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, CaCl2 है ना, कैल्शियम 2 क्लोरीन 1, ठीक है, कैल्शियम की वैलेंसी है 2। एटॉमिक मास कितना दिया कैल्शियम का? 40। अच्छा नहीं भी दिया तो हमको पता है 40 है, सुष्मिता सेन ने मैं हूं ना में बताया था, है ना, वो केमिस्ट्री टीचर बनी थी। मेरी इंस्पिरेशन वही है जिंदगी में, मतलब मैं सुष्मिता सेन जितना खतरनाक नहीं दिखता हूँ लाइफ में, बट केमिस्ट्री टीचर वो भी थी। हाँ? तुम लोगों को उतना गुड लुकिंग केमिस्ट्री टीचर नहीं मिला, ठीक है लेकिन 40 ग्राम जो है तुम्हारा कैल्शियम का एटॉमिक मास है, वैलेंसी कितनी है 2, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ 20, तो 1 फैराडे से 20 ग्राम आ गया। आंसर आ गया कि नहीं? क्या है आंसर? वही तो वो पूछ रहा है, 20 ग्राम डिपॉजिट करना है। क्या पूछ रहा है? क्या पूछा उसने सवाल में? 20 ग्राम डिपॉजिट करना है। अब मैं मेंटली कैलकुलेट कर लेता हूं, मुझे दिया है एटॉमिक वेट 40, कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2, वैलेंसी कितनी है 2, 40 डिवाइड बाय 2, 20 ग्राम उसका इक्विवेलेंट वेट है। और क्या ट्रिक बोली मैंने, तुम एक इक्विवेलेंट वेट को एक इससे मान लो 1 फैराडे से, तो 20 ग्राम 1 फैराडे। क्या आया आंसर? आंख बंद करके क्या मार्क करोगे? ऑप्शन डी, 1 फैराडे, खत्म। अच्छा बाय द वे, क्या ये कोई मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ट्रिक नहीं, इसको आप तुम कॉन्सेप्ट ही बोल सकते हो, क्योंकि डेफिनेशन है 1 फैराडे इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट इक्विवेलेंट वेट। प्रॉब्लम कहाँ है? तुम्हारी बुक में ये तुमको ऐसा दिखाया हुआ है कि 1 फैराडे इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स, विच इज ट्रू, बट अपन यहां पर ट्रिक क्या सिंपल यूज करेंगे, एक इक्विवेलेंट वेट को डिपॉजिट करने के लिए 1 फैराडे। तो अब मैं अगर इस क्वेश्चन को घुमा भी दूं, सपोज तुमको बोलूं 10 ग्राम चाहिए, तो क्या लिखोगे आंसर? हाफ फैराडे, हाफ फैराडे। तो 10, अच्छा 10 ग्राम पूछता तो आप बोलते आधा फैराडे, 40 ग्राम बोलता तो बोलते 2 फैराडे, 50 ग्राम बोलता तो आप बोलते 2.5 फैराडे। कितना? 5-5 सेकंड में आंसर ऐसे आएगा। ये ट्रिक याद रखोगे, आएगा सिंपल, ठीक है ना। 1 फैराडे इज 1 इक्विवेलेंट वेट, क्लियर, सिंपल, ओके। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसप्रपोर्शनेशन? क्या है? नया वर्ड है क्या? नहीं, पुराना वर्ड है, अपने को आता है, नहीं मालूम तो सीखो। डिसप्रपोर्शनेशन है ना, पढ़े लिखे लोग डिसप्रपोर्शनेशन बोलते हैं, हमारे जैसे लोग क्या बोलते हैं? अरे हम भी पढ़े लिखे हैं ना, हमारे जैसे लोग क्या बोलते हैं? सिंपल भाषा में बोलने वाले लोग बोलते हैं सेल्फ रेडॉक्स। क्या बोलते हैं? बोलो, क्या बोलते हैं? सेल्फ रेडॉक्स। उसका मतलब क्या? सेल्फ रेडॉक्स का, सेल्फ रेडॉक्स का मतलब है, सेल्फ रेडॉक्स का मतलब है कि वही सेम चीज, सेम कंपाउंड, वही सेम कंपाउंड रिड्यूस भी हो रहा है, ऑक्सीडाइज मतलब सेम स्पीशीज रिड्यूस भी हो रही है और ऑक्सीडाइज भी हो रही है। तो आपको ये बोला है कि कौन सा वाला, इनमें से जो 4 रिएक्शन दिए ना, उनमें से कौन से वाले में सेम स्पीशीज रिड्यूस भी हो रही है, ऑक्सीडाइज भी हो रही है। बात समझ में आई? इन शॉर्ट ये, बाय द वे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक हिंट अभी से बता रहा हूं, ध्यान में रख लेना, आगे बहुत काम आएगा। एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर अभी करेंगे इसके बाद, जब कैनिजारो रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन। कैनिजारो तो याद होगा ना, एल्डोल कैनिजारो पढ़ाया था। कैनिजारो एक टाइप का क्या है? डिसप्रपोर्शनेशन ही है, सेल्फ रेडॉक्स ही है वो, ठीक है। अब सेल्फ रेडॉक्स में अपने को जज करना है। देखो अब यहां पर मेरे पास Cu+ है, क्या है? Cu+, कॉपर, कितने? 2, कितने? 2। एक Cu2+ बना, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, प्लस से 2+ गया, ऑक्सीडाइज हुआ, और एक प्लस से 0 भी गया, मतलब रिड्यूस हुआ। मतलब ये सही है, 2 कॉपर थे, एक ऑक्सीडाइज हुआ, एक रिड्यूस हुआ, तो ये पहला वाला तो सही है, डिसप्रपोर्शनेशन है, नंबर 1 वाला। समझ रहे हैं कैसे करना है कैलकुलेशन अभी? ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा देखो, मैंगनीज O4 2- है, मतलब इसमें मैंगनीज का नंबर क्या, ऑक्सीडेशन नंबर क्या मैंगनीज का? सोचो, कैलकुलेशन बताओ, इसमें मैंगनीज का नंबर क्या है? अगर आप ओरली भी करोगे तो इजीली मिल जाएगा, चेक करो। 2- है, 4 ऑक्सीजन इज -2, तो ये -8, ये इधर, तो ये कितना हो जाएगा? +6। क्या हो जाएगा? +6 होगा। करके देखते हैं। Mn प्लस ऑक्सीजन 4 है, 2- मतलब 2 × -2 × 4 -8 और इक्वल टू -2, तो Mn -8 = -2, तो Mn = +6, सही ना।
क्योंकि ओवरऑल चार्ज -2 है, जो ऊपर लिखता है वो इक्वल टू दैट मच होता है। तो मैंगनीज मेरे पास यहां पर कितना बन गया, +6 बन गया। मैं यहाँ पे बताता हूँ +6। अब यहाँ देखो, अब ये इजी है ना, ऑक्सीजन कितना है -8, 4 ऑक्सीजन मतलब -8, तो मैंगनीज बन गया +7, क्योंकि ओवरऑल -1 चार्ज है। तो ये +6 और ये +7 ऑक्सीडाइज हुआ है ना, ऑक्सीडाइज हुआ। और ये देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन मतलब -4, तो ये कितना हुआ +4। तो ये +6 से +7 भी गया और +4 भी गया, यहां बढ़ा यहां कम हुआ, तो ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन। मैंगनीज ही बढ़ा भी और कम भी हुआ, समझा? तो 1 भी सही है, 2 भी सही है। तीसरे वाले में देखो KMnO4, KMnO4 में मैंगनीज कितना है +7, काउंट करके देख सकते हो। पोटेशियम इज +1, ऑक्सीजन इज -8, 4 है ना, -8, तो ये कितना हुआ ओवरऑल +7 हो। यहां पर सेम K2MnO4 करके देखो, ऑक्सीजन इज -8, ये कितना है +2, कितना निकलेगा +6, सेम फंडा है ना। और ये कितना +4, मीन्स KMnO4 में ये +7 है और K2MnO4 +6 है, हाँ है ना। तो 3 में भी हो रहा है, 2 में भी हो रहा है, 3 में भी हो रहा है, हाँ। तो 1 भी डिस्प्रपोर्शनेशन है, 2 भी डिस्प्रपोर्शनेशन है, 3 भी डिस्प्रपोर्शनेशन, 1, 2 एंड 3 ऐसा है ऑप्शन, यस। फोर्थ वाला क्यों गलत है, देखो फोर्थ वाला क्यों नहीं है, फोर्थ वाला क्यों नहीं है वो भी देख लेते हैं। फोर्थ वाला क्यों नहीं है, क्योंकि ये +7 था, ये +2 था, यहां पर ये कितना है +4, +7 से +4 गया, सिर्फ कम ही हुआ ना, बढ़ने वाला किधर है ही नहीं, राइट साइड पे, तो ये वाला रॉन्ग है, समझा। तो 1, 2 एंड 3 तीनों को मैंने प्रूव किया डिस्प्रपोर्शनेशन, यस। तो तीनों को प्रूव किया, मतलब ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या? ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, 1, 2 एंड 3। इज दैट क्लियर? पीजो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन यही पूछा है ना, हाँ। एक मिनट, 3 को वापस ध्यान से देखते हैं ज़रा, 3 को वापस ध्यान से देखते हैं। 3 में कुछ गड़बड़ है क्या? ये था +7, ये तो पक्का था, करके देखो, हाँ ये +7 था, ठीक है। यहाँ पर +6 था, ये कम हुआ, यहाँ पर +4, अच्छा 3 भी नहीं है, क्योंकि +7 से +6 और +4 दोनों गए ना, दोनों टाइम कम ही तो हुआ, +7 से +6 गया, +4 गया, दोनों टाइम कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं, मतलब 1 एंड 2 है ऐसा ऑप्शन, यस 1 एंड 2, दैट इज योर करेक्ट आंसर। इस पर क्या एक ही ट्रिक, एक ही फंडा, कॉन्सेप्ट क्या था इसमें, एक ही फंडा कॉन्सेप्ट था, डिस्प्रपोर्शनेशन इक्वल टू सेम स्पीशीज या सेम एटम या सेम आयन जो भी है, गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, सही है। ऑक्सीडाइज मतलब कैसा पहचानेंगे ऑक्सीडाइज? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडेशन नंबर घटा तो रिड्यूस्ड। आंसर पता चल गया डायरेक्ट, 1 एंड 2, ठीक है। ये नीट 2019 ओडिशा का अलग हुआ था। आपको रियलाइज होगा कोलरॉस लॉ के क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन तो गारंटी है, और उसमें भी कोलरॉस लॉ का एक सवाल ऑलमोस्ट गारंटी, आप बोल सकते हो। अगर आप पिछले कितने भी साल के पेपर उठा के देख लो, आप देख सकते हो, ठीक है ना। चलो, H2SO4 दिया है, K2SO4 दिया है, CH3COOK दिया हुआ है। किसका पूछा है? CH3COOH। सेम फंडा लगाएं जो पहले क्वेश्चन में लगाया था, यस। क्या चाहिए? एसीटेट चाहिए, H चाहिए। प्रिंटिंग एरर कहाँ है क्वेश्चन में, वो भी ढूंढ ही लिया होगा आप लोगों ने। ये CH2 नहीं, क्या होना चाहिए? CH3 होना चाहिए, है ना। एसीटेट चाहिए ना भाई, तो ये मेरे को चाहिए क्या? एसीटेट चाहिए, ये वाला फाइनल आंसर में, हाँ। तो इसको क्या करने का, प्लस की माइनस, बोलो जो चाहिए अपने को फाइनल आंसर में, उसको क्या करना है? प्लस। तो ये देखो
ये एसीटेट है, इसको प्लस किया, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन चाहिए, सल्फेट चाहिए क्या? नहीं। पोटेशियम चाहिए क्या? नहीं। तो इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस, इसको पॉजिटिव, इसको ऐड, इसको सब्ट्रैक्ट। अच्छा हाइड्रोजन चाहिए, हाँ इसको ऐड, हाइड्रोजन चाहिए तो प्लस, एसीटेट चाहिए तो प्लस, और ये नहीं चाहिए तो माइनस। अब इसको माइनस करेगा तो इधर से और इधर से पोटेशियम कट जाएगा, इधर से और इधर से सल्फेट कट जाएगा, खत्म, आंसर आ जाएगा। बट एक इसमें कैच है, क्या कैच है? एक हाइड्रोजन चाहिए कि दो? यहां पर कितने हैं? दो। फाइनल आंसर में कितने मांगते हैं? एक। तो डिवाइड बाय करना पड़ेगा क्या? नहीं, बोलो हाँ या ना। ये हुई ना बात, ये इंपॉर्टेंट है, डिवाइड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समझो अच्छे से, क्लियर? तो ये पता चल गया कि इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस प्लस और माइनस, ठीक है। मतलब x और z प्लस है और y माइनस है, y माइनस है, ठीक है। और डिवाइड बाय 2 किसको करना है? x और y दोनों को करने का डिवाइड, कि सिर्फ x को करने का, कि पूरे x माइनस y को करने का? ये सोचने वाली बात है, सोचो और बताओ, ये सोचने वाली बात है। कैसे जज करेंगे? चलो करके देखते हैं, आपको पूरा अच्छे से समझाता हूं। अगर मैं x को ये मान लूं कि भाई 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, 2 हाइड्रोजन और सल्फर, ये x है। y को मैं मान लूं 2K, कितना? 2K और सल्फेट। पहले वाले को मैंने 2 हाइड्रोजन और सल्फेट माना था, इसको मैंने 2 पोटेशियम और सल्फेट मान लिया, क्लियर? यही है ना? हाँ। और तीसरे वाले को मैंने Z माना, जिसमें एक पोटेशियम और एक एसीटेट था। अब आपको आंसर आ गया होगा, एक पोटेशियम और एक एसीटेट था। क्या था तीसरे वाले को? Z था ना, ये देखो ना, Z was 1 पोटेशियम एंड 1 एसीटेट था ये। अब मुझे फाइनल आंसर में ये नहीं चाहिए ना, तो क्या मुझे इस पूरे वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बोलो हाँ या ना। क्यों? ताकि ये कैंसल आउट हो सके। क्लियर हुआ? दिमाग में गया मैंने क्या बोला? ये और ये कैंसिल होगा, फिर ये और ये कैंसिल होगा, तब जाके कैंसिल होगा ना, है ना? विच मीन्स मैंने Z को क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना? 2 से मल्टीप्लाई। बट उसमें प्रॉब्लम कहाँ आई कि मेरा ये एसीटेट भी डबल हो गया, मेरा ये एसीटेट भी डबल हो गया। और फाइनल आंसर में तो मेरे को एसीटेट एक ही चाहिए था, फाइनल आंसर में मेरे को एसीटेट एक ही चाहिए था, गया भेजे में। तो Z को 2 से मल्टीप्लाई करने से तो मेरा आंसर गड़बड़ हो रहा है। तो अगर Z को 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो x प्लस वाई को क्या कर देंगे? हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे बॉस, सिंपल, सॉर्टेड हो जाएगा ना। ये हो गया 1K हो गया, ये हाफ कर दिया तो ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया, ये एक हाइड्रोजन हो गया, है ना? अब ये कैंसिल होगा, हाफ हाफ ये कैंसिल होगा, अब एक हाइड्रोजन और एक एसीटेट बचा। समझ गए क्या? अब इजी हो गया, बोलो हाँ या ना। और यही तो चाहिए था, एक हाइड्रोजन एक एसीटेट, यही तो एसिटिक एसिड था। मींस x और y दोनों हाफ है और z क्या है? कंप्लीट, पूरा। तो x माइनस वाई डिवाइड बाय 2 है और प्लस क्या है? z। तो इसमें दो फैक्टर क्या कंसीडर करते हैं? पहला तो किसको ऐड करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये कंसीडर कर लिया। कैसे कंसीडर करवाया मैंने, बताओ? जो रखना है उसको ऐड, जो नहीं रखना है उसको सब्ट्रैक्ट। देखो फाइनल आंसर में ना ही पोटेशियम है ना ही सल्फेट है, सब्ट्रैक्ट। इजी टू रिमेंबर, बोलो हाँ या ना, याद रहेगा, कोई गड़बड़ नहीं करोगे इसमें। जो फाइनल आंसर में नहीं चाहिए उसको सब्ट्रैक्ट। अरे बोलो, क्या बोला? जो फाइनल आंसर में नहीं चाहिए उसको सब्ट्रैक्ट। तो माइनस क्या करना वो तो पता चल गया। और हाफ किसको करना है वो भी इजीली पता चला। कैसे भाई? कैंसलेशन करने एक पोटेशियम के तो हाफ करना पड़ेगा, सिंपल। तो आंसर क्या आया? ऑप्शन डी। बहुत ही बेहतरीन सवाल, बेसिक कॉन्सेप्चुअल टेस्टिंग, सिंपल फॉर्मूला है बट उसको अच्छे से वो अप्लाई करने के लिए उसने लॉजिक दिया। मस्त सवाल है, ठीक है। अगला सवाल 2016 फेज 2, हमारा फेवरेट, क्या बोलता है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 ना, क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी। क्या बोलता है? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोल पर DMQ, 0.5 मोलर सॉल्यूशन with electrolytic conductivity of 5.76 into 10⁻³ Siemens per centimeter at 298 Kelvin is।
डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला। तुमको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी दी है, क्या दी है, मतलब कि के यानी कि कैपा आप बोलते हो, कैपा के जो बोलना है बोलो, और मोलर कंडक्टिविटी पूछी है, मोलर कंडक्टिविटी पूछी है। आप बोलोगे सर हमको कंफ्यूज होता है वर्ड्स में, तो वो भी क्लियर कर लेते हैं। मोलार कंडक्टिविटी, वर्ड के आगे मोलार लगा दिया तो लैम्बडा। अच्छा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो नहीं दिया, तो लैम्बडा बोलूं या लैम्बडा नॉट बोलूं, लैम्बडा। अगर एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिया होता तो मैं लैम्बडा नॉट बोलता। अच्छा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी तो फिजिक्स में भी पढ़ते हो, उल्टा ऑफ रेजिस्टिविटी के यानी कि कैपा, है ना। और फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है, फॉर्मूला शीट में भी करवाया भी हुआ है पहले से भी। क्या बोलता है, लैम्बडा इज 1000 इंटू के अपॉन सी, सिंपल 1000 के बाई सी। अच्छा 1000 का फैक्टर क्यों, क्योंकि भैया सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, और हमको इसमें दिया मोल पर डीएम क्यूब लीटर में, तो लीटर 1 लीटर मतलब 1000 ml यानी 1000 cm क्यूब, तो लीटर टू cm में 1000 का फैक्टर रहेगा। ठीक है, ध्यान से देख लेना, सिंपल है। बाकी आंसर तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सारी वैल्यूज दी हुई, आंसर कैलकुलेट कर लो। 1000 के की वैल्यू क्या दी आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी की, 5.76 दिया बच्चों, इंटू 10⁻⁻3। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, फिर मैं 1000 को 3 लिख लेता हूँ, तो कैंसिल ही हो जाएगा। और नीचे क्या है कंडक्टिव, इसमें कितना मोल पर डीएम क्यूब है, 0.5 मोलर, कॉन्सेंट्रेशन दी है कितनी 0.5 मोलर, तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 5.65 का डबल, यस। अभी मेरे को नीचे डिनोमिनेटर में 0.5 है, 0.5 को मैं कैसा लिखूं, 1/2 लिख लूं, तो वो ऊपर जाएगा, तो 5.76 का डबल कितना होगा 11.52, है ना, है 11.52, दैट इज योर करेक्ट आंसर। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 1000 के बाई सी, लैम्बडा इज 1000 के बाई सी, डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट एप्लीकेशन। हाउ टू नो व्हाट टू अप्लाई, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एक साथ ये दो शब्द सवाल में आए तो आंख बंद करके ये फॉर्मूला चिपका देना। एक ही फॉर्मूला है पूरे सिलेबस में जिसमें कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी ये दो शब्द साथ में आ सकते और किसी फॉर्मूला में आ ही नहीं सकते। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, मतलब पानी है कि नहीं है, पानी नहीं है, सिर्फ फ्यूज्ड यानी मोल्टन है। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.1 मोल, 0.10 मतलब 0.1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस यूजिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर्स इज, अगेन यहां पर हिंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 ना। क्या बोलता है, क्लोरीन गैस बनानी है, 3 एम्पियर करंट है, 0.1 मोल बनानी है, कितना टाइम लगेगा। तो यहां पर करंट दिया है, टाइम पूछा है, अमाउंट दिया है। जब आपको क्वेश्चन में ये 3 शब्द में से कोई भी 2 दिखे, कौन से 3 शब्द में से 2, हिंट समझो, हिंट, ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या समझो, हिंट। कौन से शब्द पकड़ने हैं सवाल में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अभी अमाउंट मतलब ग्राम में बोल सकता था, लीटर में बोल सकता था, मोल में बोल सकता था, यहां पे किस में बोला है, मोल में बोला है। हाँ, अमाउंट, करंट, अमाउंट, करंट और टाइम, इसमें से कुछ भी दिखे तो चुपचाप फैराडेज फर्स्ट लॉ लगाने का। क्या लगाने का, चुपचाप क्या लगाने का, फैराडेज फर्स्ट लॉ। और फैराडेज फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला स्टेट बुक में टोटल घटिया दिया है, एनसीईआरटी में टोटल घटिया दिया है, बहुत लंबा चौड़ा कॉम्प्लिकेट करके दिया है। अपन लिखेंगे सिंपल वाला फंडा, सिंपल वाला फॉर्मूला जो एकदम आप यूनिटरी मेथड से कर सकोगे। ठीक है, मुझे जरा ये बताना, हम क्लोरीन गैस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अरे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्लोरीन गैस की बात करें, उसका मोलार मास कितना, एटॉमिक मास 35.5, मोलार मास कितना 71, मोलार मास कितना 71, 0.1 मोल चाहिए, मतलब कितने ग्राम, दिमाग लगाओ, 0.1 मोल चाहिए ना क्लोरीन का, लिखा है ना क्वेश्चन में, 71 ग्राम इज 1 मोल, 0.1 मोल इज हाउ मेनी ग्राम, 7.1 ग्राम, समझ गए, 7.1 ग्राम। तो टेक्निकली मेरे को अमाउंट मिल गया ना ग्राम में,
है कि नहीं? वेट मिला कि नहीं मिला? वेट मिला 7.1 ग्राम। क्यों? 1 मोल 71 है तो उसका डिवाइड बाय 10 करेंगे ना, 7.1 हुआ, डिवाइड बाय 10 मांगा है उसने, 0.1 मोल मांगा है। अरे 1 मोल 71 है तो 0.1 मोल कितना है? 7.1। सही है? बोलोगे ठीक है सर। तो इसका क्या लेना देना? इसका लेना देना है फॉर्मूला से। फॉर्मूला सिंपल है, W इज इक्वल टू ZIT। क्या है W इज इक्वल टू ZIT? व्हाट इज Z? ये डायरेक्ट फॉर्मूला फिजिक्स में भी यूज होता है, यस, है ना, और केमिस्ट्री में भी यूज होता है। ये Z क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। व्हाट इज इट? E/F। क्या है? E/F। Z की वैल्यू क्या है? E/F। व्हाट इज E? अभी बताया था E क्या था? एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, बोला था, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना है? एटॉमिक वेट 35.5। तो E की जगह पे क्या लिख रहा हूं देखो, अभी ये फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला एकदम आ गया तो आंसर एकदम सॉर्टेड तरीके से आ जाएगा, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, फैराडे नीचे था ही, ऊपर करंट था, टाइम था, है ना, ये क्या है? W। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब मुझे बताओ तुमको 7.1 ग्राम चाहिए कि नहीं? कैसे पता? क्योंकि 1 मोल 71 ग्राम होता है, मुझे 0.1 मोल चाहिए था, मैं बोलूंगा 7.1 ग्राम। एटॉमिक वेट 35.5, समझ गए होगे। क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, सबको मालूम है। फैराडे की वैल्यू कितनी होती है? 96500, बचपन से पढ़ रहे हैं, रट्टा हुआ है, 96500 कूलम। जैसे एवोगाड्रो नंबर सबको मालूम है, फैराडे भी सबको मालूम होना चाहिए। कितना होता है फैराडे? 965। करंट तुमको कितना दिया? 3, और टाइम पूछा है, बस एक ही अननोन बचा, कर लो कैलकुलेशन, सिंपल है कि नहीं? और इसमें भी अच्छी बात यह कि ये देखो, ये 7.1 और ये 35.5 फाइजा जाता है, करके देखो, 7 फाइजा 35, 0.1 फाइजा 0.5 गया। टाइम की वैल्यू बता दो, 96500 अपॉन 3 इंटू 5 आ गया, अपॉन 50। 5 1 जा 5, 193 जा, करके देखो, सही है ना? 5 1 जा 5, 193 जा। मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? और कैलकुलेशन 1 + 9 10 + 3 13, ये नहीं जाता 3 से, ठीक है? तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं जाएगा, बट फिर भी रफ कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। ये आंसर अपने को सेकेंड्स में आएगा कि मिनट्स में आएगा? ऑफ कोर्स सेकेंड्स में आएगा। डिवाइड बाय 60 भी कर लेते हैं ताकि मिनट्स में आ जाए, क्योंकि सारे ऑप्शंस मिनट्स में दिए है ना, तो डिवाइड बाय 60 करने से और आसानी हो जाएगी ना। ये रहा, कैंसिल कैंसिल, 1930 डिवाइड बाय 80, दैट इज योर आंसर। मिनट्स में आ रहा है क्या ऐसा कुछ? 1930 डिवाइड बाय 80। अब थोड़ा सा दिमाग बुद्धि लगाना है। सपोज ये 1800 होता, क्या होता? सपोज ये क्या होता? 1800 होता तो 1000 मिनट, 1000 कैसे, 100 मिनट होते ना, 100 टाइम 100 मिनट होते। 1980 होता तो 1980 होता तो 110 मिनट होते। मतलब 110 मिनट के सबसे नजदीक कौन सा आंसर है? दैट इज योर करेक्ट आंसर। समझा? क्लियर? 110 ही है। इनफैक्ट एक्चुअल नहीं है 110, 110 रफली है, अप्रोक्सीमेटली है। क्लियर हुआ? अप्रोक्सीमेटली कितना आया? 110। थोड़ा उसमें बुद्धि वापरना है कैलकुलेशन में, ये वाला, ये हाँ, टाइम वेस्ट नहीं करना है डिवीजन में। समझ गए क्या? यस, चलो, बहुत अच्छा सवाल था ये भी। अगेन इसमें मैंने लॉजिक वही लगाया था एक्चुअली कि भाई मेरे को कितना अमाउंट चाहिए। अच्छा, इसको आप उससे भी कर सकते थे, फैराडे वाला जो मैंने लॉजिक समझाया था ना। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35, वैलेंसी 1, तो एक फैराडे से 35.5 ग्राम आएगा। एक फैराडे वाज 96500 कूलम, इतना कूलम। तो करंट को आप एम्पियर इनटू टाइम करके उसको भी कूलम में कन्वर्ट कर लेते। 3 एम्पियर दिया है, टाइम अननोन है, और कितना ग्राम आएगा देखो, 0.1 मोल मतलब 7.1 ग्राम। तो 96500, तो उसका अगेन अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा एग्जाम में, तो आपको मैं यूनिटरी मेथड भी बता रहा हूँ जो ट्रिक आप लगा सकते हो।
मैंने क्या बोला था, 96500 कूलम वॉज 35.5 ग्राम, तो कितने कूलम्ब में 7.1 ग्राम। तो x की वैल्यू मिल गई, कूलम मिल गया, एम्पियर दिया, टाइम निकाल लेने का, फिर भी आंसर सेम आता, फॉर्मूला भी नहीं लगाना पड़ता। समझ गए? ऐसा। यस। अगला सवाल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स delivered at the cathode during electrolysis by a current of 1 ampere in 60 seconds। ये क्या इतना इजी क्वेश्चन है यार, 1 एम्पियर इन 60 सेकेंड्स, 1 एम्पियर 60 सेकेंड्स कितना हुआ, कितना चार्ज हुआ। समझो, आपको वो इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है करंट दिया है, टाइम दिया है। करंट इनटू टाइम क्या है, बचपन से पढ़ रहे हो, स्कूल लेवल से, फिजिक्स में भी पढ़ा है। करंट इनटू टाइम इज इक्वल टू, बोलो, करंट इनटू टाइम इज इक्वल टू चार्ज ना, IT इज क्यू। तुमको करंट कितना दिया, 1 एम्पियर, टाइम कितना दिया, 60 सेकेंड्स, तो कितना हुआ चार्ज, 60 कूलम। अरे बोलो हाँ या ना, 60 कूलम हो गया। अच्छा मुझे बताओ, मैंने अब इसमें कॉन्सेप्ट समझना जरा, कॉन्सेप्ट यानी कि डेफिनेशन या फंडा बोल सकते हो, कॉन्सेप्ट और फंडा। इसमें फंडा क्या था, अभी थोड़ी देर पहले ये मेंशन किया था फंडा वैसे बच्चों, क्या कि 1 फैराडे वाज नथिंग बट द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, बोला था मैंने, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन या 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ऑफ कोर्स 1 मोल इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ऐसे बोलूं, ध्यान से सुनना, 1 फैराडे को बोलूं 96500, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अरे बोलो हाँ या ना, है ना। एवोगैड्रो नंबर 1 मोल बोले तो एवोगैड्रो नंबर। अब सवाल को समझो, वो बोल रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आगे आंसर क्या, इतने कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन, तो 60 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन, क्या इजी क्वेश्चन। एक एप्पल 10 रुपए का, 10 एप्पल कितने के, 100 रुपए मार्क मत करना, 100 रुपए मार्क मत करना, ऑप्शन में नहीं है 100 रुपए, ऑप्शन देख लो जरा, आंसर आ जाएगा अपने आप फटाफट। क्या बोलता है, 96500 कूलम एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मैं Na लिखूं, पूरा नहीं लिख रहा मैं, Na समझ गए आप, एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 60 कूलम में कितने, तो कितने का आंसर क्या है बताइए, 60 इंटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन 96500, करेक्ट है। करो कैलकुलेशन और आंसर लेके आओ। अब यहां पर इसको एवोगैड्रो को आप अप्रोक्सीमेशन से ले लो, चलो 6 इंटू 10⁻23, और नीचे यहाँ पे किसको लोगे 965, और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो। क्यों 100 से बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से तुम 21 कर लो और ये 2 0 को कैंसिल कर लो, यस है ना, और एक और 0 यहाँ से हटा दो तो इसको 20 कर लो, समझ रहे हो, 0 0 ही काट रहा हूँ मैं। अच्छा 20 से मेरे को आंसर आ जाएगा बी और सी में से, 20 से मेरे को आंसर आ जाएगा बी और सी, करेक्ट। तो आंसर तो आ ही गया वैसे, अगर आप एक्चुअल कैलकुलेशन करके देखोगे तो आपको आंसर आ रहा है ऑप्शन सी, यानी कि 3.75 इंटू 10⁻20। क्लियर, नहीं आ रहा है तो करके देख लो। 6 6 जा 36, ये 6 1 जा 6, 36 6 जा, और 161 मैं रफली मान ले रहा हूँ, 966 मान ले रहा हूँ, समझे, इस तरह से, है ना। और आप इसको अगर डिवाइड करके देखोगे तो आपको आंसर एक्चुअली 3.74 इंटू 10⁻20 आता है, एक्चुअल कैलकुलेशन करके देख लेना। और ऑप्शंस क्या दिया है, 3.75 दिया हुआ, ठीक है, मैंने एक्चुअल कैलकुलेशन करके भी चेक किया है, डोंट वरी। क्लियर, आंसर क्या आया, ऑप्शन सी। फंडा समझ में आया क्या, फंडा सिंपल था, तुमको करंट इंटू टाइम दिया, चार्ज, 1 फैराडे में इतने इलेक्ट्रॉन, तो इतने चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन। क्लियर, बढ़िया। अगला सवाल क्या बोलता है, एक्वस सॉल्यूशन, पानी में सॉल्यूशन बनाया है, सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन होगा। अरे भैया एकदम सिंपल, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट, पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिस बेस के ऊपर खड़ी है, क्या कॉन्सेप्ट, हिंदी में लिखता हूं, जितने आयॉन्स, जितने ज्यादा आयॉन्स उतना बेहतर, उतना अच्छा कंडक्टर, उतना अच्छा
इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। सही है कि गलत है? जैसे स्कूल में मेटल में पढ़ाया गया था, जिस मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा वो उतना अच्छा कंडक्टर। सही है ना? तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या पढ़ाया मैंने आपको बेसिक्स में कि जितने ज्यादा आयॉन्स उतना अच्छा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। सही है ना? अब आंसर बता दो फटाफट कि आप बोलोगे सर आयॉन्स के किस में ज्यादा है, हम कैसे जज करें आयॉन्स किस में ज्यादा है? तो उसका भी हिंट दे देता हूं, समझ में आ जाएगा। आयॉन्स ज्यादा कैसे पता चलेंगे? या तो आयोनिक कंपाउंड होगा तो डिसोसिएट हो जाएगा एकदम भयंकर तरीके से और आयॉन्स दे देगा, है कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना? यस। अगर आयोनिक कंपाउंड होगा तो डिसोसिएट हो जाएगा और बहुत सारे आयॉन्स देगा। या तो अगर आयोनिक कंपाउंड नहीं ले रहे हो तो हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशन ले रहे हो, हाईली डाइल्यूट। अब इन सब में से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है बता दो। आंख बंद करके आंसर गलत जा ही नहीं सकता, आंख बंद करके मार्क करोगे तो भी सही आएगा। HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक ही स्ट्रॉन्ग एसिड है ये ऑर्गेनिक एसिड है, बकवास, वीक। ये अमोनिया, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फ्रुक्टोज ऑर्गेनिक है, सब कोवेलेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये अकेला ही है ना जो हाईली पोलर है यार। या तो आयोनिक चाहिए या तो हाईली पोलर चाहिए, जिसमें ज्यादा डिसोसिएशन। ज्यादा आयॉन्स कब मालूम पड़ेंगे? जब ज्यादा डिसोसिएशन होगा, बरोबर। जब ज्यादा मतलब इतना, ये तो हिंदी में लिख के दिया, चलो यार ये तो याद रह जाएगा ना। जब ज्यादा डिसोसिएशन, यस। तो आप ऐसे याद रखना, ज्यादा आयॉन्स मतलब बेटर कंडक्टर। ज्यादा आयॉन्स कब आएंगे सर? जब ज्यादा डिसोसिएशन होगा। इसमें भी डाउट है, ज्यादा डिसोसिएशन कब होगा? तो उसके भी दो ही सिनारियो हैं, या तो आयोनिक कंपाउंड होगा यानी कि सॉल्ट वगैरह, या स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। या तो आप हाईली डाइल्यूट कर दोगे, अगर वीक है तो हाईली डाइल्यूट करो। जितना पानी डाल रहे हो हाइड्रोलिसिस हो रहा है ना, ब्रेक हो रहा है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा सही तरीके से आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा। तो आंसर क्या है? बॉम्बे यानी कि बी। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करने का है। चलो अगला सवाल। When 0.1 mole of MnO4 2- is oxidized, the quantity of electricity required to completely oxidize from MnO4 2- to MnO4-। बहुत बढ़िया सवाल, 5 स्टार। बेसिक्स को टेस्ट करने वाला। 5 स्टार किया इसका मतलब डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक्स को टेस्ट करेगा या तो रिपीट होने के चांसेस है, तभी मैं 5 स्टार करता हूं, मालूम है ना। चलो आंसर, बहुत बेसिक्स को टेस्ट कर रहा है और इतना आप बचकांड, आप बोलोगे सर क्या इजी सवाल है यार, ये तो रेडॉक्स चैप्टर का सवाल है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है भी नहीं टेक्निकली। क्यों? देखो वो आपको बोल रहा है, अपने को यही लिखना है ना बस, ये एक, अच्छा ये 1 मोल था, सब 1 मोल है ना, सब 1 मोल। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? 0.1, तो ये भी 0.1, तो ये भी 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 0.1 फैरेडे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 96500 में से एक 0 उड़ा दिए, चिड़िया गुड़ की तरह 0 को उड़ा दिए, है ना। ठीक है, 9650 यानी कि ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। 0.1 फैरेडे, सबसे सिंपल, डायरेक्ट, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहा है ना। वो ये देख रहा है कि बच्चे को डेफिनेशन मालूम है कि नहीं। डेफिनेशन मालूम है तो आंसर आ जाएगा, नहीं मालूम है तो घूमते रहेगा, समझा। चलो अगला सवाल क्या बोलता है? वेट ऑफ सिल्वर, वाह, वेट ऑफ सिल्वर 108 उसका एटॉमिक वेट है। एटॉमिक वेट दे दिया मतलब वो हिंट दे रहा है तुमको, वो हिंट दे रहा है। डिस्प्लेस्ड बाय अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेसेस 5600 ml of O2 at STP is। उसने तुमको थोड़ा घुमा के सेम सवाल पूछा। अच्छा क्या उसने तुमको अमाउंट पूछा? वेट बोले तो अमाउंट पूछा। मैंने क्या हिंट दिया था याद है? पिछले एक क्वेश्चन इसमें अमाउंट पूछा, ठीक है ना। आप बोलोगे सही है। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी बोले तो चार्ज ना, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोले तो क्या? चार्ज, करंट इनटू टाइम। तो अमाउंट भी पूछ लिया, करंट इनटू टाइम। तो आपको पता है ये फर्स्ट लॉ का है एप्लीकेशन। हाँ ये तो समझ में आ गया। अब इनडायरेक्टली उसने क्या पूछा? इसमें उतनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सुनो ध्यान से, इसमें उतनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जितनी इलेक्ट्रिसिटी से 5600 मिलीलीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है।
अच्छा 5600 मिलीलीटर मतलब कितना लीटर बताओ? मतलब 5.6 लीटर है क्या बच्चों? 5.6 लीटर, 5.6 डीएम क्यूब। अब अपने को मालूम है कि 1 मोल कितना डीएम क्यूब होता है, बचपन में पढ़ा था। 1 मोल कितना डीएम क्यूब होता है? एवोगाड्रो बाबा बोल के गए थे? नहीं, कौन बोल के गया था? एवोगाड्रो नहीं बोला था ना। 1 मोल कितना डीएम क्यूब होता है? 22.4 लीटर। तो अपने को ऑक्सीजन कितना दिएला है मामू? कितना दिया है? कितना दिया है? 0.25 मोल दिया। देखो आप बोलोगे हाँ सर 22.4 लीटर इज 1 मोल, उसका आधा 11.2 और उसका भी आधा 1/4 है ना, 1/4 दिया है ना। क्वेश्चन में इतना ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है ऐसा दिया है कि नहीं? अरे इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेसेस दिस मच ऑक्सीजन, मतलब इतना ऑक्सीजन डिस्प्लेस होके बाहर निकला, हाँ कि ना? क्वेश्चन समझो ना। वो बोल रहा है भाई तुम लोग सिल्वर ऑक्साइड को इलेक्ट्रोलाइसिस करो। किसको? सिल्वर ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करो। ऑक्सीजन कितना निकला? 5.6 लीटर। अब मैं तुमको इनडायरेक्टली क्या बता रहा हूं? 5.6 लीटर बोले तो 0.25 मोल। कैसा प्रूव किया? 1 मोल 22.4 होता है, तो 5.6 कितना हुआ? उसके आधे का आधा है ना। 22.4 का आधा 11.2, उसका आधा 5.6, मतलब इतना ऑक्सीजन, मतलब इतना मोल प्रोड्यूस हुआ। बोलो हाँ या ना? डिवाइड किया मैंने 4 से। आप बोलोगे हाँ। अब इसको तुम वेट के हिसाब से बताओ। अब वेट के हिसाब से बताओ कितना ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ? आप बोलोगे सर ग्राम कैसे निकाले? तो भैया अगर 1 मोल 32 ग्राम है तो 0.25 मोल कितना ग्राम है बताइए? 0.25 मोल कितना ग्राम है बताइए? अब बोलेंगे सर 8 ग्राम। कैसे पता? बेसिक केमिस्ट्री। ऑक्सीजन दिया है, मोलर मास कितना होता है? 32। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है बच्चों? 32। तो 1 मोल 32 ग्राम है, मेरे को कितना मिला है? 0.25 मोल, 1/4 मोल मिला है। कैसे पता? अरे उसने दिया है मेरे को 5.6 लीटर मिला है। यस है ना? ग्राम में क्यों लिख रहे हो? तो भैया ऑप्शन में ग्राम दिया हुआ है कि नहीं? तो ग्राम में कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा। समझ में आया? यस। तो मैंने बोला 8 ग्राम। ऑक्सीजन कितना है? 8 ग्राम। अब सवाल समझो। अब वो बोल रहा है भैया जितनी इलेक्ट्रिसिटी से 8 ग्राम ऑक्सीजन मिला था ना, उसी इलेक्ट्रिसिटी से कितना ग्राम सिल्वर मिल रहा है? गया भेजे में। अब क्वेश्चन पढ़ो, देखो। द वेट ऑफ सिल्वर which is displaced by a quantity of electricity which was displacing this much oxygen। ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी की एक सर्टन अमाउंट था, एक मात्रा थी इलेक्ट्रिसिटी की जो हमने सप्लाई की थी, उससे ऑक्सीजन 8 ग्राम प्रोड्यूस हुआ था, तो सिल्वर कितना प्रोड्यूस हुआ? समझा? क्वेश्चन अब क्लियर हुआ होगा। घुमा के पूछा है अगर उसने तो बहुत सिंपल, ऐसा सिंप्लीफाई कर दिया अपन ने, है ना? मैं सोच रहा हूँ मेरा नाम बदल के सिंप्लीफायर रख लूँ, जैसे वो राइडर प्रोवाइडर आते थे ना टिकटॉकर, सिंप्लीफायर। अजीब होगा ना? नहीं। तो मेरे को पता है, अच्छा 8 ग्राम ऑक्सीजन था, अब सिल्वर ढूंढना है। अब इजी हो गया मेरे लिए, अब इजी है ना? अब मुझे बताओ, मैंने क्या आपको हिंट, क्या ट्रिक, कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि भाई 1 फैराडे से 1 इक्विवेलेंट वेट आता है, ये बताया था। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास, हाँ, मोलर नहीं, एटॉमिक मास 16। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2। तो 8 ग्राम उसका इक्विवेलेंट वेट हुआ 16.2। तो 1 फैराडे से 8 ग्राम आता है, बोलो आया ना? 1 फैराडे से कितना आता है? 8 ग्राम। तो मुझे ये तो प्रूव करके दिखाया ना मैंने आपको क्वेश्चन में कि मेरे को 8 ग्राम ही मिला है। तो मतलब कितनी क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई थी? 1 फैराडे। अब 1 फैराडे से सिल्वर कितना आएगा बता दो? 1 फैराडे से आप बोलोगे सर सिल्वर का भी तो इक्विवेलेंट वेट ही आएगा, और सिल्वर का क्या है? एटॉमिक मास दिया है 108, वैलेंसी हमको पता है 1, तो आंसर क्या आएगा? 108। 108/1, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन डी। समझ गए क्या? सिंपल है, ठीक है? तो तुमको यहां पर मैं लिख के देता हूं, देयरफॉर देखो, ताकि सॉल्यूशन देखो तो बाउंसर ना जाए। 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज यूज्ड, समझे?
1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वॉज यूज्ड, और ये 1 फैराडे कितना सिल्वर देगी, ये 1 फैराडे से तुमको 108/1 इतना ही ग्राम, क्यों, क्योंकि एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी ऑफ सिल्वर, एटॉमिक वेट 108 है, वैलेंसी 1 है, इतना ग्राम सिल्वर मिलेगा, बरोबर, यस। तो सिल्वर 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 मिल गया क्या, डी। ओके, अगला सवाल क्या बोलता है, 30, मोलार कंडक्टेंस इज दिस मच, हिंट, क्वेश्चन में हिंट, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द ढूंढने आना चाहिए, शब्द ढूंढते जाओ एक एक लाइन, यस, शब्द क्या है, इनफाइनाइट, समझ गए, समझ, आंसर आ गया, समझ गए क्या आया, देखो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, क्या, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इतना है, और कंडक्टेंस, मोलार कंडक्टेंस इतना है, और वही कंडक्टेंस इनफाइनाइट, मतलब एक लैम्बडा दिया, एक लैम्बडा नॉट दिया, बोलो आया ना, अपने को अल्फा ढूंढना, अरे क्या मजाक सवाल पूछ रहा है यार, मतलब अल्फा इज लैम्बडा अपॉन लैम्बडा नॉट, इजी करो, क्या करेंगे, लैम्बडा अपॉन लैम्बडा नॉट, फटाफट करो, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुमको परसेंटेज में पूछा, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पूछा है ना, करके देख लो फटाफट, क्या बोलता है, क्या किया हमने, 9.54 ये दिया है क्वेश्चन में, और नीचे कितना दिया है 230, सिर्फ डिवाइड किया है यार, डिवाइड करेंगे तो 0.04008 ऐसा आता है, और अप्रोक्सीमेशन ही कर लो ना, भाड़ में गया, और इंटू 100 कर लो, इंटू 100 कर लो तो 4% हो गया, 4% इज योर आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। क्या मतलब मजाक क्वेश्चन है, नीट 2013 में आया हुआ है, सोचो। चलो अगला सवाल, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर लाइक कि लेके जाओ 4 मार्क, है ना, वो परेश रावल अपना फेवरेट हेरा फेरी वाला, या कि इसका बंदूक गिर गया है लेके जाओ, 4 मार्क, हाँ। चलो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH क्या है, जब तुमको ये दिया हुआ है, अरे इजी है, NH4OH, वही लॉजिक, क्या बोला था, NH4OH, क्या चाहिए तुमको, NH4 चाहिए, हाँ, OH चाहिए, हाँ, जो चाहिए उसको ऐड, जो नहीं चाहिए उसको सब्ट्रैक्ट, ऑप्शंस को देखो, आंसर आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। NH4OH, NH4 मांगता है ऐड, यस, NaCl मांगता है क्या तुमको फाइनल में, Na चाहिए Cl चाहिए, नहीं, तो ये गलत है, इजी, ऐड नहीं कर सकते ना उसको, ऑप्शन सी, आंसर आ गया, NH4OH प्लस दिस माइनस दिस, रॉन्ग, रॉन्ग, क्योंकि NH4OH ही तो चाहिए गोचू, देखो NH4OH ही तो चाहिए, अपने को क्या करना है, जो चाहिए उसको ऐड करना है, जो नहीं चाहिए उसको सब्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी को देखो, NH4 चाहिए, हाँ, OH चाहिए, हाँ, दोनों को ऐड किया, Na भी नहीं चाहिए, Cl भी नहीं चाहिए, उसको माइनस कर दिया, आंसर आ गया, क्या, ऑप्शन डी, कैंसिल होएगा ना। अगर नहीं समझ रहा तो डिटेल में थोड़ा सा लिख देता हूं, इसको ऐसे लिखता हूं, NH4 और Cl, इसको ऐसे लिखता हूं, Na और OH, और इसको लिखता हूं Na और Cl, ठीक है, और इसको माइनस किया है, तो यहां पर भी क्या होगा, ब्रैकेट खोलने के बाद ये माइनस साइन हो जाएगा, तो देखो ये प्लस Na माइनस Na कैंसिल, ये प्लस Cl माइनस Cl कैंसिल, NH4OH बचा, सिंपल, दैट इज योर आंसर, क्लियर। अगला सवाल, increase in equivalent conductance of a strong electrolyte with dilution is mainly due to, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि NCERT में एक्चुअली इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दी हुई है, पूछो क्यों, क्योंकि NCERT में ना आपका जो फोकस है ना, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ज़्यादा है, ये तो अपने को मालूम है ना, हमने आयोनिक इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा है कि हमेशा हम लोग वीक की बात करते हैं, हम अच्छे लोग हैं, हम गरीबों का साथ देते हैं, जो वीक है हम उसको उठा के उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग के बारे में हम बात नहीं करते। लेकिन यहाँ पे सवाल किसके पूछे हुए हैं, किसका पूछा हुआ है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का पूछा हुआ है। अब इसमें एक इक्वेशन अप्लाई होता है, डी बाय हक्कल ऑनसैगर इक्वेशन, जो सिर्फ जेई लेवल मेंस और एडवांस में पढ़ाया जाता है, आपके नीट लेवल में जनरली नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है।
आप अगर वो इक्वेशन छोड़ भी दो तो आप कॉन्सेप्ट सीख लो, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट आपको मैं बता देता हूँ, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। फर्क समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? कंडक्टिविटी जो है या कंडक्टेंस जो है स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए अलग अलग होता है। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है वो पूछो, किसकी बात कर रहा है? देखो स्ट्रॉन्ग वाले की, वो ये बोल रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तुम उसमें पानी डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, है ना, डाइल्यूट करते जा रहे हो, तो उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ने का कारण क्या है? उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ने का रीजन, उसका कारण क्या है? बात समझ में आई क्या? यस। अब एक इंपॉर्टेंट आपने वर्ड ढूंढा इसमें सवाल में कि अच्छा स्ट्रॉन्ग की बात कर रहा है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर आप नोटिस करो तो वो मोलार कंडक्टेंस बोल रहा है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोल रहा है। और अभी तक हमने जितने भी सवाल किए सब में हम किसकी बात करते थे? मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, देख लो। हमेशा हम लोग किसकी बात करते थे? हम मोलार की बात करते थे। और अब इस बार उसने आपको घुमाने के लिए क्या पूछ लिया? पहली बात इक्विवेलेंट पूछ लिया उसने, मोलार नहीं पूछा। उसने क्या पूछा? इक्विवेलेंट। समझे क्वेश्चन को कहां उसने ट्रिकी बनाया है ना? अच्छा, जो मोलार है वो तो मोलार मास से, मोलार वेट से रिलेटेड होता है, और जो चीजें इक्विवेलेंट होती है वो इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड होती है। इतना बेसिक तो आप जानते हो। जो मोलार कंडक्टिविटी थी वो मोलार मास से रिलेटेड थी। यस बच्चों, मोलारिटी से रिलेटेड थी, नाम ही उसका मोलार है। और जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो इक्विवेलेंट वेट या उससे रिलेटेड होगा, इक्विवेलेंट वेट के रिलेटेड पैरामीटर से, उससे क्राइटेरिया से रिलेटेड होगा। हाँ बोलोगे, हाँ लॉजिकल बात बोल रहे हो आप सर, सही है। तो ध्यान से सुनना, मैं आपको दोनों लिख के बताता हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। मैं बोल रहा हूं लैम्बडा मोलार कंडक्टिविटी। कौन सा? लैम्बडा कंडक्टिविटी है, मोलार। क्या फॉर्मूला था, भूल गए कि याद है? 1000 K/C। बट हियर C was what? C was molarity। C was what? मोलारिटी, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी थी। आप बोलोगे हाँ सही बात है सर। अब ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाइड है, क्या बोलना? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1000 K/C रहेगा, ठीक है, लेकिन यहां पर नॉर्मेलिटी रह जाएगा। समझ में आ गया क्या? क्यों? क्योंकि नॉर्मेलिटी इज रिलेटेड टू इक्विवेलेंट वेट। समझा? बोलो हाँ या ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या बोला? फिर से समझो। क्योंकि उसने मेरे को इक्विवेलेंट वेट दिया। क्या दिया बच्चों? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो मैंने क्या बोला? ये नॉर्मेलिटी से रिलेटेड होगा। अगर उसने मेरे को सवाल में मोलार कंडक्टिविटी बोला होता तो मैं बोलता मोलारिटी से रिलेटेड है। समझ में आया क्या? कोई बड़ा रॉकेट साइंस तो नहीं बोला मैंने। अरे बोलो हाँ या ना। यस। अब सर आप वापस से सवाल पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बेसिक समझ में आया तो सवाल अब इजी है। तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है तुम्हारे पास यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरा का पूरा डिसोसिएट होता है, हाँ या ना? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरा का पूरा डिसोसिएट होता है, इसका अल्फा इक्वल टू 1 होता है। NaCl है पूरा डिसोसिएट होगा, KCl है पूरा डिसोसिएट होगा। होगा कि नहीं होगा? तो क्या उसके आयॉन्स बढ़ने के कोई चांस है? ऑलरेडी 100% पे। बोलो यस और नो। मतलब तुमको एग्जाम में तुमने पेपर लिखा और पूरे नंबर आ गए तो क्या अब क्या एग्जाम में पेपर चेकर का गला काट लोगे? हो गया ना, दे दिए ना नंबर, अब क्या करोगे? तो आयॉन्स तो थोड़ी बढ़ने वाले, आयॉन्स नहीं बढ़ेंगे, है ना? तो मतलब C देखो गलत है, D देखो गलत है। क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि C और D में नंबर ऑफ आयॉन्स बढ़ाने की वो बात कर रहा है। नंबर ऑफ आयॉन्स बढ़ सकते हैं क्या? अरे तुम ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, तुम ऑलरेडी 100% डिसोसिएट हो रहे हो, अब क्या जान लोगे? तो C और D तो नहीं हो सकता, अब A और B में चेक करना है। क्या अपने आप 100% डाइल्यूशन हो जाता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अपने आप होता है? हाँ अपने आप होता है। उसके लिए तुमको और डाइल्यूशन करने की जरूरत है क्या? नहीं। समझो आप बात को, मैं क्या बोल रहा हूं? तुमने डाइल्यूशन किया ना, क्या तुमको 100% के लिए डाइल्यूशन एक्चुअली जरूरत थी कि 100% वैसे भी आयोनाइजेशन होता है, तुम थोड़ा सा पानी डालोगे तो भी होता है कि नहीं होता? होता है। सो द ओनली फैक्टर दैट इज एक्चुअली चेंजेबल इज ऑप्शन ए। क्या? मोबिलिटी ऑफ द आयोन्स। आयोन्स कितना तेजी से जाने वाले हैं, आयोन्स कितने मोबाइल, कितने आसानी से ट्रैवल करेंगे, ये चेंज होता है विद डाइल्यूशन। तुम ज्यादा पानी डालोगे तो ज्यादा तेजी से ट्रैवल होंगे। समझ में आया?
सवाल अच्छा है, बेसिक चीजों को पूछ रहा है वो पूछ रहा है भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो बी, सी और डी वैसे भी बकवास है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ऑप्शन है ए, आयोनिक मोबिलिटी बढ़ जाती है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो सीख लो कि आपने समझो NaCl लिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोसिएट हुआ, Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया। जब तुम पानी डालोगे तो Na और Cl को मूवमेंट के लिए आसानी हो जाएगी, सिंपल, वो हाइड्रेटेड हो जाएंगे, आयॉन्स हाइड्रेट हो जाएंगे तो आसानी से मूव होंगे। समझ में आया? ठीक है, ओके। अगला सवाल क्या बोलता है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ M/32। देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा है, क्या पूछा है? अब देखो समझ में आ गया ना, पिछले क्वेश्चन में इसलिए फॉर्मूला बताया, यहां यूज हो रहा है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मतलब मोलैरिटी देखो कि नॉर्मेलिटी देखो, बोलो। बहुत बढ़िया। ऑफ M/32 मतलब 1/32 टाइम्स इतना। अच्छा M दिया मतलब मोलैरिटी दिया है, M दिया है, मोलैरिटी दिया है, और मोनो बेसिक एसिड दिया। ये मल्टीपल चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने वाला है ना। मोनो बेसिक एसिड है और उसका जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो 8 मो। मो इज इनवर्स ऑफ ओम, ये तो फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, पता है। 1/ओम इज मो, OHM को उल्टा कर दिया, मो, है ना। जैसे जादू दूसरे प्लैनेट से हमारे यहाँ आया था ना, वो ओम 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 गाता था, वो वाला ओम है ये ओम्स लॉ वाला ओम है, घोचू। यस, ये मोह के धागे। सो मो सेंटीमीटर स्क्वायर है ये, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज 400। तो देखो नॉर्मल में 8 है, इनफाइनाइट में 400 है, तो उससे क्या मिल जाएगा? एल्फा। देखो एट एनी कॉन्सेंट्रेशन इज 8, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज 400। मतलब समझे, ये लैम्डा नॉट, अल्फा मिल गया। अल्फा मिल गया तो तुम Ka निकाल लोगे एसिड का, वही है ना, α² C/1 माइनस अल्फा। फंडा तो सिमिलर है। तो ये काय को दिया है? सवाल समझ में आया? तो ये काय को दिया है? कॉन्सेंट्रेशन काय को दिया है? क्योंकि α² C में ये यूज होगा ना यार, यूज होगा कि नहीं होगा? यस। चलो फटाफट आंसर निकालो। फॉर्मूले सेम सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हुआ। अल्फा इज λ/λ0। चलो वैल्यूज निकाल लो फटाफट, क्या क्या है? ये आ जाएगा 8/400, है ना। मतलब 1/50 आ गया, ये 8/400, 8/400। अच्छा अगर तुमने उल्टा गलती से लिख दिया 400/8 तो समझ जाना कि तुम घोचो, ऐसा खुद को एक ऐसा थप्पड़ मारना और करेक्ट करना, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। अल्फा बहुत छोटा होता है, 0 और 1 के बीच में होता है ना। हाँ ओके, तो 1/50 ये तुम्हारा हो गया अल्फा। अब आंसर बता दो यार, कि ए का वैल्यू क्या है, बोलो जल्दी। के ए का वैल्यू α² C अपॉन 1 माइनस अल्फा लेने का कि नहीं लेने का? अप्रोक्सीमेशन से कर लेते ना, नहीं लेते, क्यों? क्योंकि ये 1/50 है ना, 1/5 होता तो 0.2 और 1/50 तो 0.02, 0.05 से कम है ना, छोड़ देने का, इग्नोर करने का, समझा? तो α² C, ठीक है, सिर्फ α² C ले रहा हूँ। बताओ जल्दी जल्दी क्या आएगा? 1/50 के होल स्क्वायर, 1/50 के स्क्वायर, और 1/C क्या है? 32। 1/C क्या है? 1/C नहीं, इंटू सी है ना। C इज 1/32 मोलार, C itself is 1/32 मोलार। हाँ, अब इतना भी रीड करने नहीं आ रहा तो शर्म आनी चाहिए ना। ये 1/32 मोलार है, वो M/32 तुमको कंफ्यूज करने को दिया है ना। तो आंसर आ गया, क्या है आंसर? 1/25 इंटू 10⁻², है ना। 50 का मैंने 2 0 बाहर ले लिया और इंटू 1/32, सही है। 32 इंटू 25 कितना आता है? 250 तिया 25 तिया 75, 25 75 8 80, है ना। 1/8 बरोबर ये आता है। हाँ, मैं फिर भी कैलसी से एक बार कंफर्म करूँ, मेरे को अपने मैथ्स पे भरोसा ही नहीं रहा आजकल। गरीबों वाला मैथ्स 800 होता है ना, 800 होता है ना,
25 तिया 75 और 2 50, 75 750 और 50 800 है ना। और ये नीचे कितना है माइनस, सॉरी 10⁻²है, तो ये नीचे ऊपर नीचे हो गया, सो 1/8, ये ऊपर गया 10⁻⁻⁴, और 1/8 1/8 कितना होता है, 1/8 इज 0.125 इंटू 10⁻⁻⁴। समझ रहा है क्या कैलकुलेशन? ये 2 0 को 4 0 को मैं ऊपर लिख गया, और मेरे को ऑप्शंस में 1.25 दिया है, तो 1.25 के हिसाब से अगर मैं करेगा तो 10⁻⁵ हो जाएगा। 10 के पावर में गलती मत करना, नहीं तो ए और बी में गलती मार्क कर दोगे, 4 मार्क की जगह -1 हो जाएगा। ध्यान से देखो, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, बी गलत है। 10 के पावर में अगर आपने मिस्टेक की तो आप बी मार्क करके आ जाओगे। इनफैक्ट बी और सी भी सेम ही है, 1.25 1.25 अच्छा, ये तुक्का मारने की भी टेक्निक है। जब तुमको 1 2 और 3 सेम दिया हो तो पता है कि हाँ उसी में से आंसर है, क्योंकि जिसने पेपर सेट किया है ही और शी इज बैंकिंग ऑन द फैक्ट कि तुम में से कोई एक, मतलब तुम इन तीनों में से एक में तो गलती कर ही दोगे पावर में, तो वो तुमको 3 ऑप्शन सेम दे रहा है। अगर कुछ नहीं सूझ रहा तो ये तो मान लेना कि भाई ये एलिमिनेट हो गया। तुक्का टेक्निक है, वैसे तुक्का टेक्निक लगानी नहीं चाहिए, बट बता रहा हूं। Okay. Al2O3 is reduced by electrolysis at low potential and high currents. Okay. If 4 into 10⁻⁴ ampere of current is passed through Al, अच्छा देखो, इतना करंट फॉर इतना टाइम पता चल गया, फैराडेज फर्स्ट लॉ, इतना करंट इतना टाइम इतना मास ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस्ड, समझ गया ना? आंसर आ जाएगा फटक से। समझे क्या क्या है? अमाउंट पूछा है, टाइम दिया है, करंट दिया है, बोलो हाँ या ना। अच्छा मुझे इसमें आप बताइए शॉर्ट में इस क्वेश्चन को करने का तरीका, मैं पूरा करूं क्या W = ZIT ये पूरा करूं कि शॉर्ट तरीका लगाऊं? दोनों से करना है कि एक से करना है? शॉर्ट से करना है कि लॉन्ग से करना है? आप बताओ, शॉर्ट से करें कि लॉन्ग से करें? शॉर्ट से करें, शॉर्ट से करते हैं ना, टाइम भी बचेगा। सही है। शॉर्ट तरीका क्या है, मैंने क्या बताया आपको ट्रिक? जब भी फैराडेज फर्स्ट लॉ का सवाल आए तो ऐसा मान लेना कि 1 फैराडेज से कितना आता है इक्विवेलेंट वेट, ये ध्यान में रख लेना। बार बार लिख रहा हूँ, बार बार ध्यान में रखवा रहा हूँ। मतलब कि 96,500 कूलम से, इतने कूलम से 9 ग्राम एल्यूमिनियम आया। कितना आया? 9 ग्राम। आप बोलोगे सर 9 ग्राम कहाँ जंप मारा आपने भाई, तो दिमाग लगाना पड़ेगा। एटॉमिक मास कितना है? 27, और उसका वैलेंसी कितना है? देखो, एल्यूमिनियम का 3 और ऑक्सीजन का 2, 27/3 एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, ये तुम्हारा इक्विवेलेंट वेट है। तो तुम समझ गए 1 फैराडे से 9 ग्राम आ रहा है। समझ गए? यस और नो, है ना? अब तो आंसर आ गया यार, अब तो आंसर आ गया 96,500। अच्छा, इसकी भी जरूरत नहीं थी तुमको, तुम ऐसा मतलब पूरा लिखने की जरूरत नहीं, तुम ऐसा मान लो ना 1 फैराडे से 9 ग्राम आ रहा है, 1 फैराडे से 9 ग्राम आ रहा है। तुमको उसने क्वेश्चन में कितना क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिया? 4 × 10⁻⁴ इंटू 6 आवर्स दिया, याद रखना, सेकेंड्स नहीं दिया। तो 6 आवर्स इंटू 60 अरे बोलो हाँ या ना। कितने फैराडे हुआ वो? कितने फैराडे हुआ? बस आंसर आ गया, करके देख लो ना। 96500 कूलम था तुम्हारे पास, इतने कूलम से इतना ग्राम था, तो 4 × 10⁻⁴ इंटू 6 आवर्स इंटू 60 इतने कूलम। अब बोलोगे ये इतना लंबा क्या कर रहे हो भाई? एम्पियर इंटू सेकेंड इज कूलम ना, वही तो कर रहा हूं। मैंने टाइम को सेकंड में ले लिया, करंट मेरे को एम्पियर में दिया। समझा कि नहीं समझा? चेक करो फिर से। करंट तुमको एम्पियर में दिया है, टाइम तुमको आवर्स में दिया था। मैंने सिर्फ 60 × 60 करेक्ट किया, और कुछ कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं किया मैंने। इससे कितने ग्राम मिलने वाला है, ये तुम्हारा आंसर है। मैंने यूनिटरी मेथड कर दिया, सिंपल ट्रिक, इजी। कोई फॉर्मूला क्या भाड़ में नहीं चाहिए मेरे को, आंसर बता दो, है ना? करस्पॉन्ड्स टू दिस। तो x की वैल्यू क्या हो गई बोलो? x की वैल्यू हो गई 9 इंटू, बस अभी वैल्यूज लिखनी और अच्छे से स्मार्टली, 6 × 6 × 6 इंटू 10⁻²। अब देखो यहाँ पर कितने जीरो आए, 1 2 0 और ये 4, कितने हुए? 10⁻6 ओवरऑल। ये 4 पहले से थे एम्पियर के, और 2 और आ गए 10⁻6।
क्लियर, x की वैल्यू ये होगी ना अपॉन 96500, क्लियर। कैंसलेशन करो, आंसर लेके आओ फटाफट, चलो 0 0 पहले कैंसिल कर लो, चलो इसमें से 2 0 कैंसिल कर लो, चलो हाँ, तो 965 हो गया। तो 9 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन कितना हुआ 965, क्लियर। और ये होल थिंग इंटू 10⁴, क्लियर हुआ। अब आंसर, अब ये कर लो, क्या बोलते हैं, कैंसिलेशन करो और आंसर लेके आओ फटाफट। अब इसमें स्मार्टनेस कहां पे दिखानी है आपको, देखो जरा, ये 4 इंटू 6 है, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं, 4 इंटू 6, 4 को एक बढ़ाओ, 6 को एक कम करो, क्या बोला, 4 को एक बढ़ाओ, 4 का 5 करो, 6 का भी 5 कर दो, एक बढ़ा एक कम किया, वैल्यू ओवरऑल लगभग सेम रहेगी। अरे बोलो हाँ या ना, लगभग सेम रहेगी कि नहीं, अप्रोक्सीमेशन देखना। 9 इंटू 6 इंटू 6 तो था ही ना, मतलब 6 3 बार था ना, मैंने उसको 5 इंटू 5 कर दिया, क्यों किया ऐसा बताओ, ताकि 965 से कैंसल हो सके। अब ये सब आपको क्विकली सोचना है, 5 1 जा 5 193 जा, क्लियर है ना। अब कर लो फटाफट आंसर, 9 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 5 1 जा 9 जा 3 जा ना, मैंने कुछ मिस्टेक की क्या, 2, हाँ एक और 6 तो था ही ना ऊपर, मैंने एक 6 गलती किया, एक 6 मिस किया, 3 6 था, मैंने 4 को और एक 6 को कन्वर्ट किया, तो 2 6 रखना था ना ऊपर, ध्यान से देखना। हाँ एक और 6 था और ये मैं 5 इंटू 5 किया था, तो एक को मैंने कैंसिल कर दिया है ना। तो अब कर लो फटाफट, मैं कैलसी से कर रहा हूँ, आप खुद से करो। ये आया डिवाइड बाय 193, यस 8.2 के आसपास आंसर आना चाहिए, क्लोज टू 8.2, कितना आना चाहिए, ये ऊपर 10⁴ है ही ना, ये तो रहेगा, ये कहाँ जा रहा है, और ये जो डिवीजन है इसका क्लोज टू आपको आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 8.2 है ऐसा ऑप्शन, यस 8.1 इंटू 10⁴, दैट इज योर क्लोजेस्ट आंसर, डी। ठीक है, अगेन ध्यान से सुनना, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है, कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी, ध्यान से करना है, ओके। आपको इसको और ज्यादा अप्रोक्सीमेशन करने का अगर शौक आ रहा है तो ऐसे भी कर सकते थे, एक सिर्फ ऑप्शन दे रहा हूं, इसको 9 कर सकते थे, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, 6 का क्यूब, हाँ मैं यहां से कर रहा हूं, ये यहां से सिर्फ बता रहा हूं तरीके क्या क्या है, आपको जो जमता है आप वो करो अप्रोक्सीमेशन। ऊपर 4 है और नीचे मैं इसको 9.65 ले रहा हूं, क्या कर रहा हूं 9.65 इंटू 10⁻², वो ऊपर जाएगा वो हटा देना, मतलब 9 बैलेंस कर लेंगे अपन, 0 बैलेंस कर लेंगे, 965 को मैं 9.65 इंटू 100 ले रहा हूं, ताकि इन दोनों को ही मैं उड़ा दूं, समझ गए, मोटा मोटी 9 और 9.65 को मोटा मोटी मैंने अप्रोक्सीमेटली उड़ा दिया। अब देखो 216 इंटू 4 कर लो ना, 2 4 जा 8, 16 4 जा समथिंग, मतलब 8 पॉइंट समथिंग आ गया कि नहीं, 800 इंटू समथिंग 10⁴ ऊपर था, 100 नीचे था, ये कैंसिल, तो 8 इंटू 10⁴ आ गया रफली आंसर, फिर भी सेम आया, और इजी अप्रोक्सीमेशन, समझा कि नहीं समझा, तरीके बहुत बता रहा हूं आपको, सिर्फ मैथ्स का थोड़ा सा बेसिक इसमें कैलकुलेशन में दिमाग लगाना पड़ेगा, क्लियर। और भी तरीका अप्रोक्सीमेशन और इजी कर दिया और जल्दी कर सकते हो, बट अगर मैथ्स में कॉन्फिडेंस नहीं है तो 10 सेकंड ज्यादा लेना, लेकिन सही आंसर मार्क करना, मेहनत कर लेना थोड़ी कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्या बोलता है कोलरॉश लॉ, क्या बोलता है कोलरॉश लॉ, ये तो डायरेक्ट है, एट पहली बात क्या वर्ड होना चाहिए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, चारों ऑप्शन में, यस। अच्छा कोलरॉश लॉ का आपको मैं इक्वेशन तो ऑलरेडी बता चुका हूं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब लैम्डा या लैम्डा नॉट, आप बोलोगे सर लैम्डा नॉट, उसमें
lambda naught of AB gives or rather means lambda naught of A plus lambda naught of B. इसका मतलब दोनों इंडिविजुअल आयॉन्स का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है, ये उसका मीनिंग है. देखो ए बी में ए और बी का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है. H और HCl में H और Cl का कंट्रीब्यूशन है, वाटर में H और OH का है, सल्फ्यूरिक एसिड में H और सल्फेट का है ना, एसिटिक एसिड में H और एसीटेट का है. ऐसा हम लोग करते थे. अब उसी का आप सेंटेंस फॉर्म बना के बताओ. आप बोलोगे सर ऑप्शन ए को ध्यान से अगर पढ़ें, ईच आयन मेक्स डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. अब ध्यान से सुनना, उसने मोलार के लिए डिफाइन किया था या इक्विवेलेंट के लिए डिफाइन किया था, पहले ये बताना. कोलरॉश ने मोलार के लिए डिफाइन किया था या इक्विवेलेंट के लिए डिफाइन किया था, कि दोनों के लिए वैलिड था. मैंने इसके पहले क्वेश्चन में कराया भी, मोलार और इक्विवेलेंट दोनों के लिए मैंने वो लॉ अप्लाई कर किया था कि नहीं किया था. ये वाले क्वेश्चन में देखो ना, ये वाला दोनों के लिए एप्लीकेबल है ना. यस, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा. फर्क यहां पर पड़ेगा, ध्यान से सुनना, फर्क आपको यहां पे पड़ेगा. वॉट एवर नेचर, कोई भी नेचर के इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड है नहीं, तो ए गलत है. अच्छा हाँ, अब देखो, ईच आयन मेक्स इज डेफिनेट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. क्या ये वैलिड है? ओके, इसको देखते हैं. तीसरा बोलता है ईच आयन मेक्स डेफिनेट कॉन्ट्रीब्यूशन वॉट एवर द नेचर ऑफ द अदर आयन, मीन्स irrespective of the nature of the other ion. A और C सेम नहीं है क्या? अच्छा, यहां पे इक्विवेलेंट वर्ड मिसिंग है, तो ये भी गलत है. ठीक है. At infinite dilution, each ion makes its definite contribution to equivalent conductance, whatever be the nature of the other ion of the electrolyte. हाँ, बहुत सटल है, बट फोर्थ स्टेटमेंट एक्चुअली सबसे एक्यूरेट है. ध्यान से देखो क्या बोलता है वो. उसका कहने का अर्थ ये है, ध्यान से सुनना. आपको एग्जांपल के साथ इसका मीनिंग समझाता हूं. अगर मैं बोलूं लैम्बडा ऑफ HCl, तो आप बोलोगे ठीक है सर, लैम्बडा ऑफ HCl इज लैम्बडा ऑफ H प्लस प्लस लैम्बडा ऑफ Cl माइनस, बरोबर. और मैं बोलूं लैम्बडा ऑफ NaCl, किसका? NaCl, तो वो लैम्बडा ऑफ Na प्लस प्लस लैम्बडा ऑफ Cl माइनस होगा, बरोबर. इसका अर्थ क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो क्लोराइड है उसका कंट्रीब्यूशन सेम रहेगा. क्लोराइड H प्लस के साथ भी सेम है और सोडियम के साथ भी सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. समझा क्या बोला? क्लोराइड जो है वो H प्लस के साथ भी सेम और Na के साथ भी सेम. तो इस सेंटेंस को पढ़ो ना, वॉट एवर इज द नेचर ऑफ द अदर आयन, उसको सामने कौन है उससे फर्क नहीं पड़ता. समझे क्या बोला? ये जो है क्लोराइड, उसका अपना कंट्रीब्यूशन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो किसके साथ उसकी पेयरिंग हुई है. क्लियर है ना? तो इसलिए डी जो है वो एकदम सबसे करेक्ट स्टेटमेंट. ए और डी बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज. ईच आयन मेक्स अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट वॉट एवर बी द नेचर ऑफ द अदर आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. इनफैक्ट ए और डी स्टेटमेंट क्या एग्जैक्टली सेम नहीं है क्या? पढ़ो स्टेटमेंट को. वॉट एवर बी द नेचर ऑफ द अदर आयन, दोनों केस में वो बोल रहा है वॉट एवर बी मीन्स इररिस्पेक्टिव. देखो यहां पर बोल रहा है वॉट एवर द नेचर, इररिस्पेक्टिव. ए और डी एक्चुअली सेम स्टेटमेंट है, घुमा दिया वो लोग ने. एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, हाँ ए और डी एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट छापी है, तो क्वेश्चन ही गलत हो गया फिर तो. बट ठीक है ना, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं. मैं भी वो एक एक वर्ड पे ध्यान से पढ़ के ढूंढ रहा था, नहीं कुछ नहीं, सेम ही है, सेम. अगला सवाल 4.5. अरे इजी क्वेश्चन, ये ओरली सॉल्व होएगा. इतना बड़ा सवाल है, तुमको मजा आ जाएगा, तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ओरली सॉल्व करोगे. 4.5 ग्राम एल्यूमिनियम, हिंट ट्रिक. 4.5 ग्राम एल्यूमिनियम, 1 फैराडे से कितना ग्राम आता था? जल्दी बोलो. एल्यूमिनियम 1 फैराडे से कितना ग्राम आता था? अब बोलोगे सर 9 ग्राम. क्यों? क्योंकि 27/3 मालूम है, दिमाग में आ गया 27/3. तो 9 ग्राम 1 फैराडे से आता था, 4.5 ग्राम दिया, मतलब कितना फैराडे?
0.5 फैराडे, अरे दिमाग में आ गया, एक नंबर 0.5 फैराडे। अच्छा, उसी से कितना हाइड्रोजन प्रोड्यूस होने वाला है बताओ। तो आप बोलोगे सर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और वैलेंसी भी 1 है, मतलब इक्विवेलेंट वेट भी 1 है, तो 1 फैराडे से 1 ग्राम होता था, तो 0.5 फैराडे से 0.5 ग्राम होगा, हर करेक्ट। 0.5 फैराडे से 0.5 ग्राम। और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है 2, H2 2 ग्राम, 2 ग्राम इज 22.4 लीटर, तो 0.5 ग्राम इज हाउ मेनी लीटर, 2 ग्राम इज 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, क्यों, मोलर मास इज 22.4 लीटर, तो हमने 0.5 ग्राम बताया हमने 0.5 ग्राम, हाँ, तो उससे क्या कितना लीटर, आंसर इज डी, सिंपल, बहुत आसान, ओरली कर दिया, सिंपल, यस। शॉर्ट में सॉल्यूशन भी लिख के रखो, 4.5 ग्राम एल्यूमिनियम बोले तो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एकदम, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं कर रहा हूं, 4.5 ग्राम एल्यूमिनियम बोले तो करेस्पॉन्ड्स टू कितना, 0.5 फैराडे, समझ गए, 0.5 फैराडे बोले तो करेस्पॉन्ड्स टू 0.5 ग्राम हाइड्रोजन, है ना, और 0.5 ग्राम हाइड्रोजन बोले तो 1/4 मोल, है ना, और 1/4 मोल बोले तो 5.6 लीटर, कितना इजी, सही है। मोल कॉन्सेप्ट की भी नॉलेज टेस्ट साथ साथ में हो गई, इज दैट क्लियर। और 5 सेकंड में आंसर भी आ गया, 5 सेकंड में आंसर भी आ गया और कॉन्फिडेंस भी आ गया, और पता चल गया कि हाँ ये लॉजिक लगाना है, ठीक है। चलो अगला सवाल क्या बोलता है, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl व्हेन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इज यूज्ड, प्लैटिनम बोले तो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, प्लैटिनम इज इनर्ट इलेक्ट्रोड, यस, इज लिबरेटेड एट कैथोड व्हाइल विद मर्क्यूरी। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, जब भी प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड लेगा तो हाइड्रोजन बनता है एट कैथोड, बरोबर है, जब भी प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड लेगा तो क्या कैथोड पे क्या बन रहा है, हाइड्रोजन। जब भी मर्क्यूरी का इलेक्ट्रोड लेगा तो वो सोडियम एमेल्गम बनाता है, क्या समझा। क्वेश्चन को पढ़ो, वो क्वेश्चन में तुमको एक कहानी बता रहा है, क्या कहानी बता रहा है, ध्यान से सुनो। वो बोल रहा है तुम्हारे पास एक्वस NaCl है, क्या है तुम्हारे पास, एक्वस NaCl है, तुम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस दो अलग अलग तरीके से करके देख रहे हो, किसके, तुम इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो दो अलग अलग स्टाइल से, दो अलग अलग तरीके से। पहले तरीके में तुमने प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड लिया क्योंकि तुम अमीर थे, और दूसरे इलेक्ट्रोड में तुमने क्या लिया, दूसरे तरीके में तुमने क्या लिया, मर्क्यूरी का इलेक्ट्रोड लिया। क्वेश्चन समझ में आया क्या, यस, मर्क्यूरी का इलेक्ट्रोड लिया क्योंकि तुम्हारे घर पे थर्मोमीटर टूटा था और तुमने उसका इलेक्ट्रोड बना दिया, है ना, ऐसा मान लो, ठीक है। अब प्लैटिनम का जब तुमने इलेक्ट्रोड लिया तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, ये उसकी कहानी है। और जब तुमने मर्क्यूरी का इलेक्ट्रोड लिया तो कैथोड पे सोडियम का अमेल्गम बना, क्या बना, सोडियम का अमेल्गम, NaHg, अमेल्गम मतलब एनी मेटल विद मर्क्यूरी इज अमेल्गम, comes from the word amalgamation, means to bring together things, है ना, ठीक है। तो अब वो सवाल ये कर रहा है कि ये जो दोनों अलग अलग चीजें मिली ना, कि भाई प्लैटिनम के साथ हाइड्रोजन मिल रहा है या सोडियम के साथ मर्क्यूरी के साथ अमेल्गम मिल रहा है, इसका कारण क्या है वो पूछ रहा है। अब सवाल को समझो, अब रीड करो, समझ में आएगा कि वो क्या पूछ रहा है। इन इलेक्ट्रोलिसिस प्लैटिनम है तब हाइड्रोजन मिला, वाइल मर्क्यूरी है तो सोडियम अमेल्गम मिला, बिकॉज। क्वेश्चन समझ में आया क्या, क्वेश्चन समझ में आया तो आंसर बहुत ही ऑब्वियस है। जब प्लैटिनम लिया था तो हाइड्रोजन मिल रहा था, मर्क्यूरी लिया तो हाइड्रोजन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो ज्यादा वोल्टेज मांग रहा है, मतलब उसको रिड्यूस करना आसान नहीं है। जब तुम मर्क्यूरी लाओगे तो हाइड्रोजन को रिड्यूस करना मुश्किल हो जाता है। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है ना, कैथोड पे रिडक्शन होता है। सोडियम अमेल्गम कब बनेगा, जब सोडियम रिड्यूस होगा तब। तो आप बोलोगे सर यहां हाइड्रोजन रिड्यूस क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन को रिड्यूस करने के लिए इनफ वोल्टेज नहीं पैदा हो पा रहा है। क्लियर। अब क्वेश्चन पढ़ो, मोर वोल्टेज, सॉरी ऑप्शन पढ़ो, मोर वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस हाइड्रोजन एट Hg देन एट Pt। क्लियर। मतलब प्लैटिनम में हाइड्रोजन आसानी से रिड्यूस हो रहा था, सोडियम मर्क्यूरी में नहीं हो रहा था। क्लियर।
अच्छा ऐसा इसका कारण आप सोचोगे ये भी है ना सर, इसका कारण तो बताओ। तो याद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक्स में पढ़ाया है, जब हाइड्रोजन आता है तो प्लैटिनम पैलेडियम लगाते हैं बीच में, सेबेटर सेंडर एंड रिएक्शन। तो प्लैटिनम पैलेडियम रहता है तो हाइड्रोजन इजीली एब्जॉर्ब होता है ना, आसानी से रिड्यूस होता है, मर्क्यूरी पे नहीं हो पाता, समझे। प्लैटिनम के साथ उसको मजा आता है, वो बोला हाँ ठीक है मैं आता हूँ, चलो रिड्यूस होते हैं अपन साथ में, बोले वो उसको मर्क्यूरी के साथ नहीं होता। क्लियर? चलो लास्ट क्वेश्चन अभी इस सेशन के लिए, चलो फटाफट। क्या बोलता है? सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन, क्या इजी सवाल, बेसिक सवाल, बेसिक सवाल। सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा? बहुत ही आसान सवाल। कोई भी चीज स्पॉन्टेनियस कब होगी? सेल रिएक्शन छोड़ो, भाड़ में गया, कोई भी चीज स्पॉन्टेनियस कब होगी? थर्मोडायनेमिक्स हमको क्या सिखाता है? कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी, बताओ। थर्मोडायनेमिक्स हमको क्या सिखाता है? कंडीशंस फॉर स्पॉन्टेनिटी। ये एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन हो गया ना। व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? डेल्टा जी हैज टू बी लेस देन 0 या तो डेल्टा एस हैज टू बी ग्रेटर देन 0। सिंपल। या तो तुम्हारा गिब्स एनर्जी नेगेटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए? गिब्स एनर्जी नेगेटिव, या तुम्हारा एंट्रोपी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। याद कर लो क्या बोला? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होगा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होगा बच्चों? जब गिब्स एनर्जी नेगेटिव होगी या तो एंट्रोपी पॉजिटिव होगी। आंसर बता दो क्या आ गया? क्यों है ऐसा? क्योंकि गिब्स एनर्जी तुम्हारी क्या है? गिब्स एनर्जी तुम्हारी फ्री एनर्जी। गिब्स एनर्जी क्या है? क्या है? फ्री एनर्जी है। तुम सिस्टम हो, तुमको काम करना है स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली मतलब खुद से, स्पॉन्टेनियसली का मतलब खुद से करना है, तो तुमको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। बोलो हाँ या ना? यस, मैं सिस्टम हूं, मुझे खुद से काम करना है, स्पॉन्टेनियसली काम करके दिखाना है, तो मैं कब काम कर पाऊंगा? जब मेरे पास एनर्जी होगी, मैं उसको खर्च करूंगा तो वर्क करूंगा। बोलो हाँ या ना? बोलोगे हाँ सर, काफी लॉजिकल है, रटने वाली कोई बात ही नहीं है ना? तो मैंने एनर्जी खर्च की, मैंने लूज की। लूज मतलब लॉस, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो मेरी एनर्जी कम हुई ना, डेल्टा जी मेरी खर्च हो गई तो नेगेटिव। डेल्टा जी नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस। सिंपल, खत्म। आंसर इज सी। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत काम आने वाला है, कॉन्सेप्ट याद ध्यान में रख लेना। तो यहाँ पे देखो कम क्वेश्चंस कर रहे हैं, आई नो। एक ऐसा लग रहा होगा कि अरे यार एक सेशन में आप 20 क्वेश्चन कराते हो, स्लो है। स्लो की बात नहीं है। आप लोग जिसने कुछ नहीं पढ़ा है 2 साल, जो इस पर डिपेंडेंट है भाई, या जिसने उतनी प्रैक्टिस नहीं करी है, तो उसके लिए तो ज़रूरी है कि भाई वो कॉन्सेप्ट के साथ सीखे। नहीं तो आपको लगा अरे सर हाँ कम सॉल्व करके फिर आप बोल रहे हो कि 150 मार्क आएंगे। हाँ 150 मार्क अच्छे से 140 150 आएंगे कम से कम। क्यों आएंगे? क्योंकि आप हर क्वेश्चन के पीछे सिर्फ ये नहीं कि हाँ क्वेश्चन और आंसर रट लिया, नहीं, हम हर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं, उसके पैटर्न को समझ रहे हैं। इसीलिए मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि हाँ इससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो भले कम क्वेश्चन हो रहे हैं उसकी टेंशन मत लो, जितने कर रहे हो उसको प्रॉपरली सॉल्व करके उसको तभी का तभी प्रैक्टिस करके खत्म करो तो बहुत फायदा होगा, ठीक है? कल मिलेंगे, ये सेकंड पार्ट इसका खत्म करेंगे, फिर केमिकल बॉन्डिंग पे जाएंगे। चलो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।